हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर योगेश, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड नेशनल लेवल नीट यूजी एंड नीट पीजी फैकल्टी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन आते हैं। बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हार्डली 3 या 4 चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उतना सा पढ़ लो आप, उसमें से एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली करेक्ट हो ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 70-80% चांसेस है कि आपका सही होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ, इसके अंदर टोटल 3 टिश्यू सिस्टम होता है। कितने टिश्यू सिस्टम होते हैं? टिश्यू सिस्टम 3 टिश्यू सिस्टम होते हैं। जो सबसे फर्स्ट वाला होता है वो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जस्ट लाइक हमारी स्किन, जैसे हमारी स्किन में एपिडर्मिस होती है ना, वैसे इनमें भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है। जो सेकंड होता है वो होता है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड और फंडामेंटल। सेकंड वाला है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और जो थर्ड वाला है वो है वेस्क्यूलर और कनेक्ट कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। वेस्क्यूलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है चीज है वो है गार्ड सेल। क्या इंपॉर्टेंट है? गार्ड सेल। ठीक है। गार्ड सेल का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, काजू की तरह होता है। काजू की तरह या फिर बीन शेप। कैसा? बीन शेप या फिर काजू की तरह। काजू की तरह या फिर बीन शेप। ठीक है, तो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? गार्ड सेल के अंदर दे आर थिक एट सेंटर, थिन एट पेरिफेरी। ठीक है, थिक एट सेंटर एंड थिन एट पेरिफेरी। ठीक है, सेंटर में हमने जो गोला बना दिया, दो सेल है ये एक है और ये दो है। तो दे आर थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द पेरिफेरी। तो ये थिक और थिन की वजह से क्या हो गया? गार्ड सेल जो है वो बीन शेप्ड है। इसकी वजह से क्या होगा? ये सेंटर में ओपनिंग बन गई है। क्या बन गई है? ये ओपनिंग बन गई है। तो ये जब ओपन होगा तब इसके अंदर से एयर, ऑक्सीजन वगैरह जाएगा, सनलाइट जाएगा। और जब ये क्लोज होगा तब कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब ये ओपन होगा तब फोटोसिंथेसिस होगा और जब ये क्लोज होगा तब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब ये ओपन कब होगा? जब लाइट होगी। तो लाइट कब होगा? दिन में होगी। तो दिन में जब लाइट होगी तब ये गार्ड सेल ओपन होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्टोमेटल पोर। कब ओपन होगा? ये दिन में ओपन होगा और जब लाइट नहीं होगी तब ये क्लोज हो जाएगा। कौन सा शेप होता है ये? बीन शेप। ऐसा है ना। बट इसका एक एग्जाम्पल क्या है? सॉरी, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट ग्रास। एक्सेप्ट ग्रास, जिसके अंदर होता है डम्बेल शेप। कैसा होता है? डम्बेल शेप। ठीक है, ऐसा होता है ग्रास में। ठीक है, बाकी सब जगह पे बीन शेप होता है बट ग्रास में कैसा होता है? डम्बल शेप। अब इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन कराता है? जो ये है ना, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन कराता है? इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग करवाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कौन करवाता है? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं पेरीफेरी में। एक सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे। एक सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रीन ग्रीन में बनाया है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। सो थर्ड क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ओपन्स एंड क्लोजेस स्टोमेटा। ओपन्स एंड क्लोजेस स्टोमेटा। कौन? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वेस्क्यूलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम पे। किस पे? वेस्क्यूलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। वेस्क्यूलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है? कैम्बियम। क्या इंपॉर्टेंट है? कैम्बियम। ठीक है,
कैम्बियम। कैम्बियम अगर एब्सेंट होगा, कैम्बियम अगर एब्सेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड। और कैम्बियम अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन। क्या बोलेंगे? ओपन। ठीक है, कैम्बियम अगर एब्सेंट होगा तो क्लोज्ड, कैम्बियम अगर प्रेजेंट होगा तो ओपन। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमने दो पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उसके अंदर दो चीजें होती है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो इनसाइड होता है और जो फ्लोएम जो होता है वो जनरली आउटसाइड होता है। देखो, जाइलम, फ्लोएम, बस दोनों में से आउटसाइड कौन सा रहेगा? आउटसाइड कौन सा होगा? जिसमें ओ है, ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड। और जाइलम का हो जाएगा इनसाइड। और दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में होगा कैम्बियम। दोनों के बीच में क्या होगा? कैम्बियम। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो हम लोग इसको बोलेंगे ओपन, और कैम्बियम एब्सेंट है तो हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड। ठीक है, कैम्बियम प्रेजेंट है तो बोलेंगे हम लोग ओपन, और कैम्बियम एब्सेंट है तो हम लोग बोलेंगे क्लोज। अब कैम्बियम का क्या काम है? मिडल में है तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ये दोनों क्या थे? ये दोनों थे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। अब कैम्बियम क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, कैम्बियम एब्सेंट है तो फिर क्लोज्ड। क्लोज्ड में आता है मोनोकॉट। क्लोज्ड का एग्जांपल है मोनोकॉट। अब इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम नहीं होंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट होंगे तो ये जनरली ओपन, ओपन प्रेजेंट होंगे तो ओपन बोलेंगे। और ये जनरली मिलेंगे हमको किसमें? डाइकॉट में। किसमें मिलेंगे? डाइकॉट में। ठीक है, तो अब ये रूट्स में भी होंगे, स्टेम में भी होंगे, लीव्स में भी होंगे। कहाँ कहाँ पे होंगे? रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में। ठीक है, अब आर फॉर रूट्स, आर फॉर रेडियल अरेंजमेंट, आर फॉर रूट्स, आर फॉर रेडियल अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, रूट्स में कैसा अरेंजमेंट होगा? रेडियल अरेंजमेंट होगा। आर फॉर रूट्स, आर फॉर रेडियल अरेंजमेंट। और स्टेम और लीव्स में कैसा होगा? कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। कैसा होगा? कॉन्जॉइंट। जॉइंट मतलब चिपके हुए। तो यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट होगा? जॉइंट अरेंजमेंट, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। और यहाँ पे कैसा होगा? रूट्स में, रूट्स में देयर विल बी रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल अरेंजमेंट? रेडियल अरेंजमेंट मीन्स कि secondary xylem and secondary phloem are present at different radius. Phloem is present in the outer side, है ना? Outer aspect of the plant is phloem and the xylem is present on the inner aspect. ठीक है, तो अगर हमने ये रूट बनाया, मतलब सॉरी, अगर ये हमने रूट बनाया तो अगर हम लोग ये प्राइमरी जाइलम हो गया, ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया, है ना, आउटसाइड। तो अब यहाँ पे इस रेडियस पे होगा सेकेंडरी फ्लोएम और इस रेडियस पे होगा सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, समझ गया? दोनों भी अलग अलग रेडियस पे है बट सर्कल में है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियल अरेंजमेंट। अलग अलग रेडियस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे सो दिस इज द xylem and this is the phloem on different radius. सॉरी, ठीक है, समझ गया? on outer radius is phloem and on inner radius is xylem. ठीक है, और कॉन्जॉइंट में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन कॉन्जॉइंट? कॉन्जॉइंट में दे आर प्रेजेंट लाइक दिस। ठीक है, they are present like this. So this will be phloem and this will be xylem, not on different radius but present like this in a straight way. So outer will be phloem and inner will be xylem. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये वाला जो पार्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने रेड में किया है ना,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. रूट्स, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. दे आर प्रेजेंट इन द alternate manner along the different radius, है ना. alternate manner along the different radius. what do you mean by alternate manner along different radius? so यहाँ पे आ गया inner is xylem, so ये हो गया xylem, फिर ये हो गया phloem, फिर ये हो गया xylem, फिर phloem, फिर xylem, फिर phloem, फिर xylem, फिर phloem, समझा. so they are present alternate, पहले xylem, फिर इनर रेडियस में xylem एक छोटा सा पार्ट, फिर आउटर रेडियस में phloem, फिर वापस इनर रेडियस में छोटा सा xylem, फिर आउटर रेडियस में छोटा सा phloem, xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem, ठीक है. alternate, they are present alternate, xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem, ठीक है. they are present alternate but on different radius. now let's study the root anatomy. root anatomy. so what happens in root anatomy is कि डाइकॉट और मोनोकॉट में सब कुछ सेम है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन मोनोकॉट. तो वी विल स्टडी अबाउट डाइकॉट इन डीप, एंड देन उसके अंदर जो जो चेंजेस है मोनोकॉट में वो हम लोग साइड में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है. यहाँ पे हम छोटे में मोनोकॉट के बारे में लिख देंगे, ठीक है. बाकी नाउ वी विल स्टडी द रूट एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स. डाइकॉट में विच डाइकॉट प्लांट वी विल बी स्टडीइंग? सनफ्लावर. ओके. सो कैम्बियम वाज प्रेजेंट इन ओपन. ओपन मींस डाइकॉट. तो हम लोग यहाँ पे डाइकॉट पढ़ रहे हैं, तो इनमें कैम्बियम होगा नहीं होगा? हो गया, ऑब्वियसली होगा, है ना. सो कैम्बियम इज प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है. तो इनके अंदर भी कैम्बियम होगा. कैम्बियम होगा मतलब कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम विल बी प्रेजेंट. फ्लोएम इज ऑन आउटर पार्ट एंड द जाइलम इज ऑन द इनर पार्ट. ओके. तो यहाँ पे हम लोग जो एनाटॉमी पढ़ेंगे, वी विल स्टडी फ्रॉम आउटर टू इनर. तो दिस विल बी आउटर साइड एंड दिस विल बी इनर साइड, ठीक है. दिस विल बी इनर साइड and this will be outer side. Okay, so basically for it is divided into 3 parts. तो पहले हम लोग निमोनिक पढ़ेंगे. निमोनिक इज वेरी सिंपल. रूट पढ़ रहे हैं तो रूट का निमोनिक होगा. अगर आपको ये निमोनिक याद हो गया तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट याद हो जाएगा, ठीक है. अलग पेज पे निमोनिक लिख रहा हूँ मैं. आप उस स्टिकी नोट के एक अलग स्टिकी नोट पे लिख सकते हो. 3 निमोनिक लिखने हैं क्योंकि एक लाइन में, तो तीनों निमोनिक आप एक ही स्टिकी नोट पे लिखना, ताकि आप व्हेन यू आर रिवाइजिंग द दिस चैप्टर, तो आप वो तीनों इफ यू रिवाइज दोस 3 निमोनिक्स, द होल चैप्टर विल बी रिवाइज्ड. सो द निमोनिक इज रूट इज epic per endo casper steel pv pith, ठीक है. फर्स्ट निमोनिक क्या हो गया? रूट इज एपिक पर एंडो कैस्पर स्टील पीवी पिथ. रूट, इसको शॉर्ट में छोटे छोटा ब्रेक कर करके याद करो. रूट इज एपिक, पहला क्या निमोनिक हो जाएगा? रूट इज एपिक, है ना. एपिक हम लोग लिखते हैं ना, एपिक. तो रूट इज एपिक पर एंडो कैस्पर, पर एंडो कैस्पर, पर एंडो कैस्पर स्टील पीवी पिथ, स्टील पीवी पिथ. रूट इज एपिक पर एंडो कैस्पर स्टील पीवी पिथ, ठीक है. अब हम इसकी सारी की सारी लेबलिंग्स या फिर जो भी इसके लेयर्स है वो हम पढ़ लेते हैं. उसके बाद में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे निमोनिक्स के साथ. तो सबसे पहला जो इसका आउटर लेयर है वो है एपिडर्मिस और एपिब्लेमा. सबसे बाहर क्या होगा? एपिडर्मिस और एपिब्लेमा. उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? एपिक, ईपीआई पढ़ लिया. उसके बाद में आ जाएगा सी, सेकंड में आ जाएगा कॉर्टेक्स, ठीक है. तो एपिक कंप्लीट हो गया. मतलब यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट हो गया? रूट पढ़ लिया हमने, क्योंकि हम रूट के बारे में पढ़ रहे. रूट इज ईपीआई पढ़ लिया, सी पढ़ लिया. अब आएगा पा. रूट इज एपिक, सॉरी, अब आएगा पर एंडो कैस्पर. क्या आएगा? पर एंडो कैस्पर. तो ये तीनों चीजें हम किस में लिखेंगे? कॉर्टेक्स में लिखेंगे. रूट इज एपिक लिखा. अब पर एंडो कैस्पर, तो यहाँ पे लिखना है पर एंडो कैस्पर. लिख दिया. रूट इज एपिक पर एंडो कैस्पर स्टील पीवी पिथ, स्टील पीवी पिथ. तो थर्ड हो जाएगा यहाँ पे स्टील
और इसमें अगेन 2 पार्ट स्टील पीवी है ना, पी वी पिथ। रूट इज एपिक पर स्टील पीवी पिथ। सो पर में हो जाएगा पैरेनकाइमा। पर में क्या हो जाएगा, पैरेनकाइमा। एंडो में हो जाएगा, देखो एपिडर्मिस हम लोग पढ़ चुके, तो यहाँ पे क्या आएगा, एपिडर्मिस हम लोग पढ़ चुके ना, यहाँ पे एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा, तो एंडो में क्या आ जाएगा, एंडोडर्मिस। क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस। और कैस्पर में क्या आ जाएगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स विच आर ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन, सुबेरिन डिपोजिशन। ठीक है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस। पी से आ जाएगा, हम लोग पढ़ चुके पी से, बताओ याद करो कहाँ पढ़ा था हमने, रूट्स में समथिंग रिलेटेड टू पी, कहाँ पढ़ा था, रूट्स में समथिंग रिलेटेड टू पी। पी में हो जाएगा पेरीसाइकल, पेरी साइकिल, पी में आ जाएगा पेरीसाइकिल। बताओ पेरीसाइकिल कहाँ पढ़ा था हमने, लेटरल रूट्स, टैप रूट्स जब हमने पढ़े थे तब उसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी रूट से टैप रूट्स बन रहा था, टैप रूट से पेरीसाइकिल से लेटरल रूट्स निकल रहे थे, है ना। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू थिंग्स, मतलब पेरीसाइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, पेरीसाइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे, पहला हो जाएगा उसका लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स, और सेकेंड हो जाएगा उसका कैम्बियम। पेरीसाइकिल क्या बना था, कैम्बियम। तो पेरीसाइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पेरीसाइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेरीसाइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, पेरीसाइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द secondary growth, lateral roots and the cambium. So what are pericycle, they are few layers of, they are few layers, मतलब few layer है, 2 से 3 लेयर होंगे, thick walled parenchyma। ठीक है, 3 टाइप के सेल होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। लिखने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है, P फॉर पेरीसाइकिल, P फॉर पेरेनकाइमा। इसके अंदर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होगा क्या, नहीं होगा। P फॉर पेरीसाइकिल, P फॉर पेरेनकाइमा, P फॉर पेरीसाइकिल एंड P फॉर पेरेनकाइमा। ठीक है, P फॉर पेरीसाइकिल एंड P फॉर पेरेनकाइमा, फ्यू लेयर थिक वॉल। उसके बाद में आएगा वेस्कुलर बंडल, मतलब V से होगा वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल में अगेन 3 लेयर होंगे, मतलब 4 लेयर होंगे एक्चुअली में। सबसे फ्लोएम, आउटर है ना, आउटर ऊपर की तरफ लिख रहे हो, तो फ्लोएम यहाँ आएगा, जाइलम यहाँ आएगा, है ना। सिंस हम लोग डाइकॉट पढ़ रहे हैं, तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा। कौन बनाता है कैम्बियम को, कैम्बियम इज प्रेजेंट इनसाइड द वेस्कुलर बंडल, बट कैम्बियम इज फॉर्म बाय पेरीसाइकिल। कैम्बियम में सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ और सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, और बीच में होगा पेरेनकाइमा। बीच में क्या होगा, सब जगह पे हमने पेरेनकाइमा ही पढ़ा है। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई भी सेल पूछे कौन से टाइप का सेल प्रेजेंट है, 90% ऑफ द टाइम कौन सा टाइप का सेल प्रेजेंट है, पेरेनकाइमा। आंख बंद करके मार्क देना है, मार्क कर देना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो जाइलम होता है वो होता है 2 to 4, कितने होता है, 2 to 4। जाइलम जो होता है वो 2 to 4 होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अगेन प्रोटोजाइलम में ओ आया तो आउटर, प्रोटोजाइलम में ओ आया तो आउटर। ठीक है, अब इसमें से एक्सेप्शंस क्या क्या है मोनोकोट में, मोनोकोट में क्या क्या एक्सेप्शंस है, बाहर से अंदर चलेंगे हम लोग। ठीक है, सब कुछ सेम है। सबसे पहला हो जाएगा जो चेंजेस है वो इसके बाद है, येलो लाइन तक सब कुछ सेम है, और जो भी चेंजेस है वो सब येलो लाइन के नीचे है। मतलब कि पहला चेंज क्या है, पहला चेंज ये है, उनके अंदर क्या नहीं है, कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है, मतलब नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंड इनके अंदर होगा, सेकेंड इनके अंदर होगा जाइलम जो है उसके अंदर मोर देन 6 होंगे पॉलीआर्च, मोर देन 6 पॉलीआर्च। यहाँ पे कितना था, 2 to 4 था, यहाँ पे कितना था, 2 to 4 था, कैम्बियम 2 to 4। और जो पिथ है यहाँ पे स्मॉल होती है, क्या होती है, स्मॉल होती है,
यहाँ पे क्या होती है, स्मॉल होती है, बट यहाँ पे जो पिथ होगी वो लार्ज होगी, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर तक सब कुछ सेम है मोनोकॉट और डाइकॉट में। किसके नीचे चेंज है, कैम्बियम से चेंजेस आता है, कैम्बियम में थोड़ा बहुत चेंजेस है, मतलब कैम्बियम एब्सेंट है, और जाइलम में 2 to 4 के बदले 6 आर्च है, तो उसको बोलेंगे पॉली आर्च। और पिथ इस यहाँ पे स्मॉल है क्योंकि डाइकॉट में स्मॉल है क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है, तो पिथ की साइज छोटी हो गई, यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है तो पिथ की साइज बड़ी हो गई। ओके, सो अब हम सेकेंड निमोनिक पढ़ेंगे फॉर द स्टेम। स्टेम का निमोनिक है, स्टेम इज अगेन सेम एपिक। ठीक है, एपिक, हाइपो, वहां पे क्या था, पर एंडोकैस्पर, यहाँ पे आएगा हाइपो पर, हाइपो पर एंडो स्टार, हाइपो पर एंडो स्टार पीवी पिथ। बताओ क्या हो गया निमोनिक, स्टेम इज एपिक, हाइपो पर एंडो स्टार। ठीक है, हाइपो पर एंडो स्टार पीवी पिथ। तो इसमें क्या नहीं है, स्टील नहीं है, स्टील नहीं है, और बाकी सब कुछ ये वाला पॉइंट में डिफरेंस है, पर एंडोकैस्पर एंड हाइपो पर एंडो स्टार। ठीक है, यहाँ पे देखो जो स्टील था ना, स्टील, स्टेली, एक्चुअली स्टेली, स्टेली, बट हम इसको स्टील बोलेंगे। स्टील के अंदर ये 3 चीजें आती थी, पीवी पिथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, स्टेम इज एपिक, हाइपो पर एंडोस्टार पीवी पिथ, नो स्टेली, नो स्टील। ठीक है, चलो अब फटाफट हम लोग स्टेम की एनाटॉमी बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग सेम डाइकॉट की बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग मोनोकॉट के बारे में एक्स्ट्रा लिखेंगे। सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एपिक, है ना, तो एपिडर्मिस, उसके बाद आ जाएगा कॉर्टेक्स। यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा था, एपिडर्मिस और एपिब्लेमा, उसके बाद कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में हमने क्या निमोनिक पढ़ा, कॉर्टेक्स में हमने क्या निमोनिक पढ़ा, हाइपो, हाइपो पर एंडोस्टार, हाइपोडर्मिस, हाइपो पर एंडोस्टार। ठीक है, पैरन पर मतलब पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, हाइपो पर एंडो, एंडोडर्मिस एंड स्टार, मतलब कि स्टार्च ग्रेन, स्टार मतलब कि स्टार्च ग्रेन। ठीक है, तो निमोनिक हम लोग पढ़ते हैं पहले फिर से एक बार अच्छे से, एपिक, हाइपो पर एंडो स्टार। ठीक है, हो गया याद सबको निमोनिक, हाइपो पर एंडो, हाइपो पर एंडो स्टार। अब इसके बाद में आएगा पीवी पिथ, बट स्टेली लिखा था क्या हमने, नहीं लिखा था, तो स्टेली नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, पीवी पिथ। पी से क्या हो जाएगा, पेरिसाइकल, वी से वेस्क्यूलर बंडल, और पिथ। ठीक है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। मोनोकोट में क्या क्या एग्जाम एक्सेप्शन है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मोनोकोट में इसमें से क्या क्या अलग है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहला आएगा हाइपोडर्मिस, सबसे पहला आएगा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में क्या एक्सेप्शन है, यहाँ पे मोनोकोट में हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। मैंने बोला था, देखो क्या बोला था मैंने, बॉडी प्लांट में हर जगह पे कौन सा टिश्यू मिलेगा, पैरेनकाइमा, कौन सा सेल मिलेगा, पैरेनकाइमा। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, हाइपोडर्मिस में क्या मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा। पहला एक्सेप्शन मिला ना पैरेनकाइमा से अलग। अगर यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा है हाइपोडर्मिस में, तो ये वाला हाइपोडर्मिस बोलेगा कि वो अकेला क्यों एक्सेप्शन रहेगा, मैं भी एक्सेप्शन रहूंगा, तो इसके अंदर रहता है कोलेनकाइमा। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, स्क्लेरेनकाइमा, तो इसके अंदर क्या रहेगा, कोलेनकाइमा। पहला एक्सेप्शन समझ में आ गया, हाइपोडर्मिस। मोनोकॉट में क्या रहेगा, स्क्लेरेनकाइमा, तो डाइकॉट में क्या रहेगा, हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा। हाइपोडर्मिस दोनों में अलग अलग जगह है। ठीक है, दोनों में पैरेनकाइमा नहीं है, एक में कोलेनकाइमा है, एक में स्क्लेरेनकाइमा, दोनों में एक्सेप्शन है, बट दोनों में अलग अलग है। सेकंड आ जाएगा वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल। अब इस मोनोकॉट में क्या, वेस्क्यूलर बंडल के 10 पॉइंट्स है अलग अलग, डाइकॉट से।
तो डाइकॉट के वेस्कुलर बंडल के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, एक तो वही है कि फ्लोएम होगा, जाइलम होगा, और बीच में क्या होगा, कैम्बियम। जो फ्लोएम होगा वो मेडुलरी रेज होंगे उसमें, मेडुलरी रेज विच आर रेडियली प्लेस्ड, और जो जाइलम होगा उसमें उसको हम लोग बोलेंगे एंड आर्च। क्या बोलेंगे, एंड आर्च। और वो भी वही प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर, है ना, ये आउटर सरफेस होगा। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कैसा होगा, रिंग होगा, डाइकॉट है तो ओपन एंड कॉन्जॉइंट, रिंग डाइकॉट ओपन कॉन्जॉइंट। अब इसके अंदर वेस्कुलर बंडल में क्या क्या एक्सेप्शन होगा, ठीक है, तीन चार चार पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे डाइकॉट से इसको डिफरेंशिएट करता है, जिन पे बार बार क्वेश्चन आता है। पहला आ जाएगा क्लोज्ड, वहां पे क्या था, ओपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज। और वहां पे क्या था, ओपन एंड कॉन्जॉइंट लिखा था हमने, ओपन एंड कॉन्जॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज्ड एंड कॉन्जॉइंट, क्लोज्ड एंड कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट कुछ ऐसा था, है ना, ये फ्लोएम और ये जाइलम, ये फ्लोएम और ये जाइलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड एंड कॉन्जॉइंट। दूसरा क्या आएगा, स्कैटर्ड। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे में फैला हुआ है, मोनोकॉट में, स्कैटर्ड। तीसरा होगा फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट नहीं है, ठीक है। ये तीन एक्सेप्शनल पॉइंट है, बाकी के एक्सेप्शनल पॉइंट में लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये तीन आपको याद रखना जरूरी है। बाकी के 5 और लिखूंगा तो आप ये तीन में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बाकी के 5 आप सुन लो, लिखो मत, बस सुन लो, ठीक है। उसके अंदर पहला क्या है कि जो इसके अंदर वेस्कुलर बंडल होंगे वो बहुत सारे होंगे, मतलब लार्ज इन नंबर होंगे, और जो पेरीफेरी वाले होंगे ना वो छोटे होंगे, सेंटर वाले बड़े होंगे, ठीक है। क्या हो गया, बहुत सारे होंगे, मतलब मोर इन नंबर, बट पेरिफेरल्स आर स्मॉलर एंड द सेंटर वन आर बिगर वंस, ठीक है। they are surrounded by bundle sheath which is made up of sclerenchyma, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक हमने यहाँ पे पढ़ा था sclerenchyma। तो similarly vascular bundle is also surrounded by bundle cells which are made up of sclerenchyma, and बाकी का पूरा parenchymus ground tissue होगा which is very large and inconspicuous, ठीक है। एंड जो वेस्कुलर बंडल होगा इसके अंदर, जो वेस्कुलर बंडल होगा उसके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी होगी। क्या होगी, वाटर कंटेनिंग कैविटीज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लीव्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लीव्स, लीव। लीफ के अंदर डाइकॉट जो है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोनोकॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइकॉट इज इंपॉर्टेंट, और डाइकॉट को हम लोग बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल। क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल। डाइकॉट है जिसके अंदर हम लोग बोलेंगे डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। डाइकॉट डॉर्सी वेंट्रल, मोनोकॉट आइजो बाइलेटरल। अब इसका मतलब क्या हो गया, आइजो बाइलेटरल और डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब यह है कि डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस सेम नहीं है, अलग अलग है। और आइजो बाइलेटरल का मतलब क्या है कि वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, दोनों सरफेस सेम है, ठीक है। तो वो आइजो बाइलेटरल है और ये डॉर्सी वेंट्रल है। डाइकॉट में डी आता है तो इसलिए ये क्या है, डॉर्सी वेंट्रल, डी डी, डाइकॉट डॉर्सी वेंट्रल। अब इसके अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस, इसके अंदर लिफ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एपिडर्मिस होता है। क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। देखो ये बहुत बड़ा लीफ, अगर हम इसको ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो ये ऐसा लीफ का हम ऐसा ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, तो इसमें से जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस, इतना वाला पार्ट, ये जो रेड से मैंने किया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एपिडर्मिस, ठीक है। नीचे वाला पार्ट हमने छोड़ दिया है, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस एपिडर्मिस इज डिवाइडेड और इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, अपर, लोअर, अपर, लोअर एंड मिडल,
अपर, लोअर और मिडल, ठीक है। तो जो अपर है, अपर सॉरी जो लोअर है, लोअर को हम लोग बोलेंगे अबैक्सियल। क्या बोलेंगे? अबैक्सियल। लोअर को हम लोग क्या बोलेंगे? अबैक्सियल। क्यों अबैक्सियल बोलेंगे? मतलब एपिडर्मिस में 3 लेयर हो गए, अपर लेयर, मिडल लेयर एंड द लोअर लेयर। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी उसको हम लोग बोलेंगे अबैक्सियल। अबैक्सियल में बी आया, बी मतलब बिलो वाली लेयर, बी मतलब पहला बी मतलब बिलो वाली लेयर है ना, लोअर। अबैक्सियल मतलब लोअर। और दूसरा बी से हो जाएगा बहुत सारा स्टोमेटा, बहुत सारा स्टोमेटा, ठीक है। तो नीचे वाले सरफेस पे क्या रहेगा? बी, लोअर, लोअर मतलब बिलो, बिलो मतलब बहुत सारा स्टोमेटा और अबैक्सियल। तो जो अपर वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे अडैक्सियल। अपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? अडैक्सियल। और इसमें स्टोमेटा कैसा होगा? ज्यादा होगा कम होगा? एब्सेंट होगा। ज्यादा कम दोनों भी नहीं होगा, एब्सेंट स्टोमेटा, ठीक है। अडैक्सियल, अडैक्सियल में क्या हो जाएगा? एब्सेंट स्टोमेटा। अब अडैक्सियल में क्या है? एक एक्सेप्शनल सेल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं बुल्ली फॉर्म सेल्स। क्या बोलते हैं? बुल्ली फॉर्म सेल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बुल्ली फॉर्म सेल्स। किसमें प्रेजेंट होते हैं? ग्रासेस में। ग्रासेस में किसमें प्रेजेंट होते हैं? ग्रासेस में। हमने पढ़ा है ग्रासेस में एक डंबल शिफ्ट का ये पढ़ा था हमने, स्टोमेटा। जो गार्ड सेल थे वो डंबल शेप सेल थे, तो उसकी वजह से स्टोमेटल पोर था वो अलग शेप का बनता था, ठीक है। तो जो बुल्ली फॉर्म सेल्स है दे आर प्रेजेंट ऑन द अडैक्सियल सरफेस, अडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। अब बुल्ली फॉर्म सेल के लिए हम एक अलग से पूरा का पूरा एक सेपरेट फ्लैश कार्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम पहले बुल्ली फॉर्म सेल्स पढ़ लेते हैं। व्हाट आर बुल्ली फॉर्म सेल्स? बुल्ली फॉर्म सेल्स आर द अडैक्सियल एपिडर्मिस पे रहेंगे, अडैक्सियल एपिडर्मिस इन ग्रासेस। दे आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, modified epidermal cell. They are generally large, empty, colorless cell, ठीक है। दे आर लार्ज, एम्प्टी एंड द कलरलेस सेल, है ना। दे आर बहुत बड़े होंगे, लार्ज होंगे, एम्प्टी होंगे एंड कलरलेस होंगे, ठीक है। दे आर लार्ज, एम्प्टी एंड कलरलेस, लार्ज, एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स। इसके अंदर क्या होता है देखो, दे एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर। अब वाटर वाटर एब्जॉर्ब का करेगा तो क्या हो जाएगा? मोटू हो जाएगा, बिकम्स मोटू, है ना। एब्जॉर्ब वाटर करेगा तो वो क्या हो जाएगा? बिकम्स मोटू। उसी मोटू को हम लोग बोलते हैं टर्जिड लीव्स। क्या बोलते हैं? टर्जिड लीव्स, है ना। जो मोटा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं टर्जिड, ठीक है। रिजिड, रिजिड सिमिलर टू टर्जिड, ठीक है। तो मोटू बन जाएगा, मोटू को बोलेंगे हम लोग टर्जिड लीव्स, ठीक है। उसके बाद में उस टर्जिड लीव्स की वजह से क्या होगा? अब देखो, पहले तो लीफ ऐसे मुरझाया हुआ था, बट उसके अंदर बहुत सारा पानी आया, बहुत सारा पानी आया तो इट बिकम्स टर्जिड, इट बिकम्स मोटू, मोटू मीन्स टर्जिड, टर्जिड मीन्स इट्स ओपन सब, ओपन सब हो जाएगा तो अब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना। इट सरफेस एरिया इंक्रीजेस, उसी को हम लोग बोलेंगे नाउ इट इज हैविंग expanded leaf surface, expanded leaf surface. So when there is water present, if water present, है ना, when there is when water is present it absorb water, becomes turgid and expands leaf surface. But when water is absent, if water is absent, water is absent means there is an water stress, water stress, if there is an water stress तो क्या करेगा? जो उसकी लीव्स है वो कर्ल हो जाएंगे, इनवर्ड लीफ curls, and due to this there is water loss, decrease in water loss. अब ये water loss कैसे कम होता है? that I will show you now, ठीक है। अब जो मिडल है ना, मिडल के अंदर दो टाइप के सेल्स है। कितने टाइप के सेल्स है? दो टाइप के सेल्स है, दो टाइप के सेल्स है। पहला है मीजोफिल सेल्स, फर्स्ट इज मीजोफिल सेल्स एंड मिडल में, एंड द सेकेंड इज वेस्कुलर टिश्यू, mesophyll cells and the vascular tissue.
vascular tissue surrounded by BSC. Surrounded by BSC. This we will study in photosynthesis वाला chapter. ठीक है? What is BSC? Bundle sheath cell. Bundle sheath cell, which we will study in the photosynthesis wala chapter. So in the middle layer there are the mesophyll cells. There are the mesophyll cells. Mesophyll cells are of two types. Mesophyll cells are of two types. Palisade and spongy. Sponge देखा ना आपने? Similar to that spongy. Palisade and spongy. Spongy is similar to sponge. But so palisade में क्या होता है? Palisade अगर आप देखोगे तो सब कुछ देखो लंबे वर्ड्स है ना. All the words are in length, longitudinal words. तो इसके अंदर जो सेल्स है वो भी कैसे है? ऐसे ये लंबे, जैसे ये P, A, L, L, I, है ना. तो इसके अंदर भी सेल्स आर elongated vertical parallel cells, है ना. Cells are elongated vertical parallel cells, है ना. This means parallel. ये अगर ऐसा कहीं पे भी लिखा ना तो it means parallel. Okay, so the cells are elongated vertical and the parallel cells, and they are present towards the adaxial side, upper side, है ना. They are present towards the adaxial side. How will you remember they are present towards the adaxial side? The palisade has D in their name. Palisade has D in their name. Or they are present on the upper side, upper or adaxial side. So they also have P in their name. So palisade upper or D for adaxial. D is in adaxial and the P is in upper. So palisades are upper side, adaxial side. They are elongated vertical parallel cells. And how are the cells of the spongy? Spongy cells are like this. They have air cavities. So this is an air cavity. So they are oval cell, loosely arranged, with large space, with air cavities, है ना. Present at the below or abaxial surface. ठीक है, समझ में आ गया. हम सब ने बुलिफॉर्म सेल्स भी पढ़ लिया. बुलिफॉर्म सेल्स आर मॉडिफाइड epidermal cell. They are the modified epidermal cell present in the adaxial epidermis. Example, grass. They are large empty colorless cell. आज हमने 3 तरह के सेल पढ़े. पहला हमने पढ़ा पेलिसेड में क्या था? elongated, longitudinal and vertical and parallel. और स्पॉन्जी में कैसा था? filled with air cavities, oval and loosely arranged. And तीसरा हमने पढ़ा बुलिफॉर्म cells are large, empty and colorless. So उनका shape और their features depend on the presence or absence of the water. If water is present, then they absorb the water, becomes motu or turgid, and expand the leaf surface. If water is absent, there is a water stress. Inward leaf curls decreases the water loss. ठीक है. Bulliform cells is very important. Every year 1 or 2 questions are asked from the bulliform cells. ठीक है. With this we finish this chapter and we move on to next chapter, that is photosynthesis. So in first photosynthesis there are so many scientists. बहुत सारे scientists का नाम है. बहुत सारे साइंटिस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए. बहुत सारे साइंटिस्ट पे नहीं पूछे गए. एक ही साइंटिस्ट है जिसके ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है. His name is T.W. Engelmann. What he did was he performed his experiment on Clodophora, which is a green algae. ठीक है. It belongs to kingdom Plantae. Green algae. So he took a green algae and he inserted bacteria in that green algae. Which bacteria? Aerobic bacteria. He took aerobic bacteria and green algae.
ठीक है. So he took green algae and he put aerobic bacteria over the green algae like this. Green algae and he put multiple aerobic bacteria over the green algae. And he inserted prism light. Prism light. Like prism is like this, है ना? So inserted prism light over this surface. Over them. Insert ठीक है. तो जब इनके ऊपर प्रिज्म लाइट गिरी तो दिस बैक्टीरिया accumulated in red and blue spectrum. In red and blue spectrum. The spectrum is Vibgyor and the bacteria accumulated in blue and green spectrum. Blue and green spectrum, which was similar to chlorophyll A and B. So he detected the site of oxygen evolution. Detected site of oxygen evolution. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि देखो ये लीव्स है, ऊपर सन है, सन से रेज गिरेगी किसके ऊपर? पत्ते के ऊपर. तो हमने पढ़ा था गार्ड सेल्स, है ना? गार्ड सेल्स पढ़ा था जो ऐसे बीन शेप थे, उसके ऊपर उसके अंदर जो बना था वो स्टोमेटल पोर था. उसके अंदर से सनलाइट अंदर जाती है ना, उसके अंदर से सनलाइट अंदर जाती है. डे टाइम में वो ओपन रहता है, नाइट में वो क्लोज हो जाता है. डे टाइम में ओपन रहेगा, नाइट में क्लोज हो जाएगा. डे टाइम में ओपन रहेगा, नाइट में क्लोज हो जाएगा. ओपन क्लोज, डे नाइट. ठीक है. तो दैट इज एन डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. उन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है बट दे आर प्रेजेंट अलोंग द थिन वॉल. ठीक है. सो व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? इट इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है. प्लांट के अंदर अगर कोई भी ग्रीन पार्ट है, जो भी ग्रीन पार्ट है, बी इट अ लीव्स, स्टेम और एनीथिंग, उसके अंदर होगा फोटोसिंथेसिस. ग्रीन पार्ट में कहाँ पे? मेसोफिल्स में. ग्रीन पार्ट में कहाँ पे? मेसोफिल सेल्स में. ठीक है. मेसोफिल सेल्स में कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट. मेसोफिल सेल्स में कहाँ पे? क्लोरोफिल सेल होता है. सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल्स है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर होगा फोटोसिंथेसिस. ठीक है. ये जनरली सेल जो होगा ना, सेल के वॉल के पास प्रेजेंट होगा. हमने थिन वॉल के भी एकदम पास में बनाए थे ना. सेल वॉल के पास में क्यों होता है? ताकि सनलाइट डायरेक्ट उसके ऊपर गिर सके. अगर अंदर होगा तो सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी. अंदर साइटोप्लाज्म होगा विच इज लिक्विड इन स्टेट. उसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा, प्रिज्म इफेक्ट आएगा, शायद क्लोरोप्लास्ट तक लाइट पहुंचेगी ही नहीं. तो दे आर प्रेजेंट अलोंग द वॉल, तो डायरेक्टली सनलाइट डायरेक्टली उन्हीं के ऊपर गिरेगी. ठीक है. सो अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बट इनका काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? इट ट्रैप्स लाइट, फॉर्म्स ATP एंड NADPH. ठीक है. NADPH ट्रैप्स लाइट एंड फॉर्म्स ATP एंड NADPH. सो ये जनरली डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है. कितने मेम्ब्रेन है इसके अंदर? इट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल. इट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स. ठीक है. अब इसके अंदर क्या होता है? दो पार्ट होते हैं. दो पार्ट. इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, थाइलाकॉइड्स एंड स्ट्रोमा. थाइलाकॉइड्स एंड स्ट्रोमा. थाइलाकॉइड्स के अंदर होता है ग्रेना प्लस ल्यूमेन. ठीक है. ग्रेना प्लस ल्यूमेन. तो इसके अंदर दो चीजें होती है, थाइलाकॉइड्स एंड स्ट्रोमा. थाइलाकॉइड्स एंड स्ट्रोमा. तो और थाइलाकॉइड्स इज मेड अप ऑफ ग्रेना प्लस ल्यूमेन. ठीक है. आप ये वाला इमेज समझ लो तो आपको थियोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. 1 2 3 4 5 6. 6 बनाए मैंने. 6 यहाँ पे इंटेंशनली मैंने 6 बनाए क्योंकि आपको ये पूरे 6 के 6 याद रखने हैं. ठीक है. ये आपको एक्चुअली 6 के 6 नहीं, एक्चुअली हम बनाएंगे 8 बनाएंगे. सॉरी, 8 8 8 इसलिए बनाए, आपको ये 8 के 8 याद रखने हैं. ठीक है. हर एक के अंदर एक एक वर्ड लिखूंगा मैं,
वो 8 के 8 वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? 8 इसलिए बनाए मैंने दोनों तरफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा, आपको एक बार में यहाँ लिखना है, फिर उसके ऊपर हाथ रखना है, छुपाना है उसको, फिर वापस से आपको रिपीटेडली यहाँ पे सेम चीज लिखनी है, जो इस तरफ लिखोगे वही सेम इस तरफ भी लिखनी है। इससे क्या हो जाएगा, आपको तुरंत वहीं के वहीं याद हो जाएगा। सबसे पहला क्या लिखोगे, इसके अंदर आप पहला वर्ड लिखोगे नॉन साइक्लिक। क्या लिखोगे, नॉन साइक्लिक। दूसरा क्या लिखोगे, साइक्लिक, ठीक है? तो ग्रेना, सॉरी, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। तीसरा लिखोगे आप PS1। क्या लिखोगे, PS1। चौथा लिखोगे PS2। चौथा क्या लिखोगे, PS1, PS2। फिर पांचवे में आप क्या करोगे, यहां से एक निकालोगे और इस तरफ लेके जाओगे, इसके पास तक, ठीक है? इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ल्यूमेन। फिर इस पे लिखोगे आप NADP रिडक्टेस। NADP रिडक्टेस। यहाँ पे लिखोगे आप लाइट रिएक्शन। क्या लिखोगे, लाइट रिएक्शन। और यहाँ पे लिखोगे आप ग्रेना। क्या लिखोगे, ग्रेना, ठीक है? तो आप सब लोग अब समझ गए होंगे। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड्स के 8 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ, क्या क्या है 8 इंपॉर्टेंट फीचर्स। पहला नॉन साइक्लिक, दूसरा साइक्लिक, PS1, PS2, NADP रिडक्टेस, लाइट रिएक्शन, ग्रेना, ल्यूमेन, ठीक है? थाइलाकॉइड्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ग्रेना प्लस ल्यूमेन। उसके अंदर 6 फीचर्स आपको याद रखने, क्या क्या, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, PS1, PS2, NADP रिडक्टेस, लाइट रिएक्शन, ग्रेना प्लस ल्यूमेन, ठीक है? अब ये सेम चीज इधर वाले जो हमने 8 गोले 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 बनाए उसके अंदर लिखो, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रोमा मैट्रिक्स। स्ट्रोमा मैट्रिक्स, ठीक है? अब स्ट्रोमा मैट्रिक्स को कैसे याद रखोगे, ये 8 में से क्या क्या पॉइंट आप स्ट्रोमा मैट्रिक्स में लिखोगे, ये 8 में से सिर्फ आप ये 2 पॉइंट लिखोगे। पहले तो ये 2 पॉइंट लिखोगे, ठीक है? तो ये स्ट्रोमा मैट्रिक्स में क्या क्या होगा, साइक्लिक होगा और PS1 होगा, साइक्लिक होगा और PS1 होगा, ठीक है? 2 पॉइंट लिख दिया हमने। नॉन साइक्लिक होगा स्ट्रोमा में, नहीं होगा। PS2 होगा, नहीं होगा। NADPS रिडक्टेस होगा, नहीं होगा, ठीक है? लाइट रिएक्शन होगा, नहीं होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन, ठीक है? तो वो 8 में से हमने कितने, 3 पॉइंट यहाँ लिख दिए। 8 में से 3 ही लिखने, 5 नहीं लिखने। ग्रेना नहीं है इनके पास, ल्यूमेन नहीं है इनके पास, NADP रिडक्टेस नहीं है इनके पास, PS2 नहीं है इनके पास, नॉन साइक्लिक नहीं है इनके पास। 5 चीजें नहीं है, 3 ही चीजें हैं इनके पास, ठीक है? और डार्क रिएक्शन को हम लोग और कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कार्बन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कार्बन रिएक्शन। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। It is also an enzymatic reaction. It is an enzymatic reaction. Enzymatic reaction, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, ATP और NADPH यूटिलाइज होता है। ATP और NADPH यूटिलाइजेशन, ATP और NADPH यूटिलाइजेशन, फॉर्म नहीं होते, क्या होते हैं, यूटिलाइजेशन होता है उनका, ठीक है? उसके बाद में दीज आर टेम्परेचर कंट्रोल। एंजाइमेटिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है? बिकॉज एंजाइम जो होते हैं ना वो हायर टेम्परेचर पे डीजनरेट हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्मी बढ़ा दी, तो एंजाइम डीजनरेट हो जाएगा। एंजाइम डीजनरेट हो जाएगा तो फिर साइक्लिक मतलब स्ट्रोमा में कुछ रिएक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एंजाइम्स आर टेम्परेचर कंट्रोल, और एंजाइम ही नहीं है तो साइक्लिक रिएक्शन, दैट इज स्ट्रोमा के अंदर कुछ होगा ही नहीं। इसके अंदर और क्या फॉर्म होता है, स्टार्च और कार्ब्स फॉर्म्ड, स्टार्च और दी कार्ब्स फॉर्म, ठीक है? अब इसके अंदर क्या बोलते हैं अपना, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इट लैक्स, क्या क्या नहीं है इसके पास, लैक्स PS2, NADP रिडक्टेस, PS2, NADP रिडक्टेस एंड नॉन साइक्लिक। ये 3 चीजें इसके पास नहीं है ना? तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ग्रेना में PS1 और PS2 दोनों है, ग्रेना में PS1 PS2 दोनों है।
यहाँ पे इसके पास pH2 नहीं है, NADP रिडक्टेज नहीं है और साइक्लिक नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ग्रेना और स्ट्रोमा के बीच में डिफरेंस समझ गया है, ग्रेना में क्या होगा, स्ट्रोमा में क्या होगा, वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं 4 पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। व्हाट आर द 4 पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? देखो क्या होता है, ठीक है। यहाँ से निकलेगी लाइट, ये हो गया सन, हो गया सन से निकलेगी लाइट। तो ये पूरी की पूरी लाइट कहाँ पे गिरेगी, इसके ऊपर गिरेगी। इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे क्लोरोफिल्स होंगे। क्या होंगे इनके पास, बहुत सारे क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स। अभी के लिए ये याद रखो, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। और इन सब का माई बाप होगा, इन सब का माई बाप कौन होगा, क्लोरोफिल ए। इन सब का माई बाप कौन होगा, क्लोरोफिल ए। मतलब ये सब क्या है, ये सब इसके चेले चपाटी है, किसकी, क्लोरोफिल ए के। ये सब लोग क्या करेंगे, सन से लाइट लेके किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को देगा। बिकॉज वी नो हु परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ए। सो दिस ऑल आर व्हाट, एसेसरी पिगमेंट्स और एंटीने। दे आर कॉल्ड एज एन एंटीने और एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स और एंटीने किस किस को बोलेंगे, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। व्हाइल क्लोरोफिल जो ए है, इट इज द मेन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब इनका कलर, it is more important to remember their color. Chlorophyll A is blue green, chlorophyll A is blue green और bright green, blue green और bright green. Chlorophyll B is yellow green, yellow green मतलब थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो जाएगा. Xanthophylls are yellow, carotenoids are yellow orange, yellow to orange. ठीक है. अब आपको इसको एक को याद रखना है. Xanthophylls को कैसे याद रखोगे, एक्स के बाद क्या आता है, Y. तो एक्स के बाद Y, ठीक है. Xanthophylls सिंगल येलो. बाकी ऊपर नीचे वाले में क्या हो जाएगा, नीचे में थोड़ा येलो ऑरेंज हो जाएगा, ऊपर वाले में येलो ग्रीन हो जाएगा, ऊपर वाले में ब्लू ग्रीन हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग बोलते हैं पार. क्या बोलते हैं, पार, विच इज ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड. 400 to 700 नैनोमीटर. मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, 400 to 700 नैनोमीटर, जिसको बोलते हैं हम लोग पार. ठीक है. ब्लू एंड रेड कलर. क्लोरोफिल इज ब्लू ग्रीन और ब्राइट ग्रीन. जेंथोफिल इज येलो. जेंथोफिल को याद रख लो, जेंथोफिल इज येलो. तो ऊपर वाला येलो ग्रीन, नीचे वाला येलो ऑरेंज और सबसे ऊपर वाला ब्राइट ग्रीन. चलो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटो PHORYLATION, फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसका मतलब क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फोटो, फोटो मतलब लाइट है ना, फोटो मतलब लाइट. लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन, लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. सो एडीपी, एडीपी के अंदर अगर हम लोग फॉस्फेट ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन. और उससे क्या बनेगा, एटीपी. क्या बनेगा, एटीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी. इसके अंदर क्या हम ऐड करते हैं, इसके अंदर एनर्जी ऐड करते हैं हम लोग, एनर्जी ऐड करते हैं. किसके एनर्जी ऐड करते हैं, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस की एनर्जी इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बन जाएगा. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है. तो फिर देखो दो टाइप के हैं, नॉन साइक्लिक जिसको हम लोग जेड स्किन भी बोलते हैं, और सेकंड आता है साइक्लिक. ठीक है. हम लोग ने पढ़ा था पहले, हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेना के अंदर क्या हो रहा था, ग्रेना के अंदर नॉन साइक्लिक होता है, साइक्लिक हो रहा था. नॉन साइक्लिक या साइक्लिक, बताओ बताओ बताओ. ग्रेना के अंदर दोनों हो रहा था, है ना, हम दोनों लिखा था ग्रेना के अंदर. अब ग्रेना के कौन से पार्ट में होता है, ग्रेना में होता है लेमिला एंड मेम्ब्रेन, लेमिले एंड मेम्ब्रेन. ठीक है. और
स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा दोनों में से? स्ट्रोमा में होगा सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक। स्ट्रोमा में कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक। वो भी कहाँ पे होगा? लैमेले। ठीक है। अब नॉन साइक्लिक में क्या क्या लगता है? नॉन साइक्लिक देखो, हमने नॉन साइक्लिक सिर्फ और सिर्फ ग्रेना में हो रहा है ना, नॉन साइक्लिक सिर्फ और सिर्फ ग्रेना में हो रहा है। अब ग्रेना में क्या क्या था? ग्रेना में जो था वो सब कुछ नॉन साइक्लिक में यूज होगा, मतलब कि PS1 यूज होगा, PS2 यूज होगा, NADP रिडक्टेज यूज होगा। ठीक है। साइक्लिक में स्ट्रोमा में क्या क्या था? जो स्ट्रोमा में होगा वही सब यूज होगा, मतलब PS1 यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ PS1। PS2 नहीं होगा, NADP रिडक्टेज नहीं होगा। ठीक है। अब NADP रिडक्टेज अगर होगा तो क्या बनेगा? NADPH। क्या बनेगा? NADPH। और NADP रिडक्टेज नहीं होगा तो NADPH नहीं बनेगा, नो NADPH। ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले एक पूरी की पूरी सेपरेट स्टिकी नोट, बड़े वाले स्टिकी नोट पे टेढ़ा करके खड़ा करके पूरा का पूरा नॉन साइक्लिक बनाएंगे हम लोग। ठीक है। नॉन साइक्लिक और जेड स्कीम। देखो इस वाले टॉपिक में क्या होता है कि बहुत जगह पे ना बहुत सारा कंफ्यूजन है, कुछ अलग अलग टेक्स्ट बुक में कुछ और दे रखा है, एनसीईआरटी में कुछ और दिया हुआ है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, इस टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ, हम लोग क्या फॉलो करें? आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, चाहे एनसीईआरटी में भले गलत दिया हो, बट गवर्नमेंट किसको फॉलो करेगी? एनसीईआरटी को फॉलो करेगी, चाहे भले उसमें गलत क्यों नहीं दिया हो। एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आया और वो रॉन्ग ऑप्शन ही आंसर है, रॉन्ग ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, तो गवर्नमेंट तो वही फॉलो करेगी। हो सकता है अगले अपडेट में चेंज हो जाए, बट बहुत सारे एलिगेशन के बाद अगले अपडेट में चेंज हो जाएगा, बट उस अपडेट के हिसाब से तो वही उस क्वेश्चन का वही पर्टिकुलर आंसर है, चाहे भले वो रॉन्ग ही क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई इलेक्शन होता है, ठीक है, तो वहां पे जो कैंडिडेट, सपोज कैंडिडेट 3 कैंडिडेट्स आर participating in the election, candidate A, candidate B, candidate C. Candidate A has got 40% of the votes from the population, candidate B has got 35% of the vote from the population, and the candidate C has got 25% of the votes from the population. But who is the winner? Candidate A is the winner, he has got 40% of the votes. But what do you see? 60% of people still don't like candidate A. 60% don't like candidate A, but still he is the winner. So he might be wrong. He is the wrong person. We like 60% don't want him, but still he is the winner. Why? Because of the system. Because of like जो भी सिस्टम चल रहा है उसकी वजह से ही इज द विनर, बिकॉज फॉर मेजोरिटी ही इज द मेजोरिटी। सिमिलरली एनसीईआरटी में भी जो दिया है, चाहे वो आंसर रॉन्ग हो, बट गवर्नमेंट इज इन द पावर, सो एनसीईआरटी में जो लिखा है इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम। ठीक है। सो एनसीईआरटी में जो लिखा है दैट लाइन इज द फाइनल लाइन, चाहे भले वो रॉन्ग ही क्यों ना हो, बट दैट इज द फाइनल लाइन। नॉन साइक्लिक का होगा, ग्रेना में होगा PS1 PS2 और NADP रिडक्टेज लगेगा। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर यहाँ पे हम लोग लाइट डालेंगे, मतलब दिस विल बी द सोर्स ऑफ लाइट, है ना, स्टोमेटल अपैरेटस होता है, उसमें से लाइट आती है बाहर, अंदर सॉरी। ठीक है। तो ये जो लाइट है, ये लाइट किसको जाके एक्साइट करेगी? ये एक्साइट करेगी P680 को। किसको करेगी? P680 को, या फिर PS2 को। PS2 को हम लोग 680 बोलते हैं और PS1 को हम लोग 700 बोलते हैं। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो 7 जो है वो 1 की तरह दिखता है ना, 7 जो है वो 1 की तरह दिखता है, इसलिए 700 इज 1। ठीक है। 700 इज 1 एंड PS2 इज 680। PS2 इज 680। तो ये जो लाइट है ये किसको एक्साइट करेगी? P680 को। P680 को एक्साइट करेगी तो इसमें से क्या रिलीज होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, ये सनलाइट की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बॉडी के अंदर, मतलब सॉरी प्लांट बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद उसको भेजेगा, कहाँ भेजेगा? ईटीएस का पास भेजेगा। कहाँ भेजेगा? ईटीएस के पास। ईटीएस क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज ईटीएस। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास भेजेगा। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, अच्छे खासा घिस देगा पूरा का पूरा, है ना, इलेक्ट्रॉन का पूरा यूटिलाइजेशन करेगा, फिर वो उस इलेक्ट्रॉन को वापस किसके पास भेज देगा? P700 के पास भेज देगा। किसके पास भेज देगा? P700 और PS1, है ना, P700 और PS1 के पास भेज देगा।
PS1 क्या करेगा, वापस से उस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद PS1 के ऊपर भी लाइट गिरेगी। लाइट मतलब एनर्जी, है ना। देखो लाइट ये क्या सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, नॉट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। द लाइट होगी एनर्जी हो गई। एनर्जी जब P700 पे गिरेगी तो क्या होगा, क्या एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, एनर्जी लेने के बाद जंप करेगा बाहर, है ना। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा बाहर और वो भी किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या बोलेगा, इतना एक्स्ट्रा एक्साइटेड रहता है ना इलेक्ट्रॉन, जो रहता है वो बंदर की तरह रहता है, कूदते रहते यहाँ वहां। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लास्ट वाला एक बार के लिए तो ले लेगा, बट बोलेगा कि भाई मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रखता, इसको वापस कोई और लो, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, बंदर की तरह कूद रहे यहाँ से वहां, वहां से यहाँ से वहां, और एक्साइटेड है वो लोग, उनके अंदर एनर्जी। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या बोलेगा, बोले मेरा टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा ही है, अब मेरा टॉलरेंस लेवल क्या बोलते हैं रीच हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन मैं किसी और को दूंगा। तो लास्ट में हमारे कौन भाई आते हैं, एनएडीपी भाई आते हैं। कौन आते हैं, एनएडीपी भाई। जो एनएडीपी है वो बोलता है कि चलो इस बंदर को मैं रख लूंगा। तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनएडीपी रिडक्टेज, एनएडीपी रिडक्टेज से एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम होगा, वो एनएडीपी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और क्या बन जाएगा, एनएडीपी प्लस, क्या बन जाएगा, एनएडीपी प्लस, विच इज एनर्जी रिच, विच इज एनर्जी रिच। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, बंदर को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से PS1 के पास लेके जाता है ना। ईटीएस ने क्या किया, ईटीएस ने बंदर को पकड़ा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से PS1 के पास लेके गया, है ना। अब वो बोलेगा कि यार मैं बंदर को वहां से पकड़ के वहां लेके गया हूं, तो मेरा पैसा कौन देगा, है ना। उसको पैसा चाहिए ना, बोलेगा ना कि मेरे को पैसा दो। तो पैसे के बदले में क्या मिलता है, इसको एनर्जी मिलती है। मतलब कि ये बनाता है एटीपी, क्या बनाता है ये, एटीपी फ्रॉम एडीपी। ठीक है। तो इसके पास जो एडीपी जितने भी प्रेजेंट होंगे उन सबसे वो उसमें वो एनर्जी डाल के क्या बना देगा, वो एटीपी। कौन, ईटीएस। ठीक है। इसके अंदर ये एनएडीपी प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब मेरे को बताओ, इसके P700 के पास इलेक्ट्रॉन ईटीएस से आया, है ना। P700 के पास इलेक्ट्रॉन ईटीएस से आया। तो P680 के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया, P680 के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा। ये तो मतलब इनको भी बंदर चाहिए ना, इसको बंदर कौन देगा, कहां से आता है इसके पास बंदर, इसके पास बंदर आता है पानी से। बंदर कहां से आता है, पानी से। देखो क्या होता है, H2O होता है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लेवर मैन, क्लेवर मैन, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लेवर मैन। क्लेवर मैन मतलब कि समझदार आदमी, समझदार आदमी मतलब क्लेवर मैन। ठीक है। यहाँ पे आपको ये निमोनिक याद रखना है, क्लेवर मैन में बहुत बार क्वेश्चन आया। अब क्लेवर मैन क्या है, क्लेवर मैन इज, क्लेवर मैन में Cl माइनस और मैन का Mn। ठीक है, Cl माइनस एंड Mn। सो क्लेवर मैन मतलब क्लोरीन एंड मैंगनीज। क्लोरीन एंड मैंगनीज के प्रेजेंस में H2O का ब्रेकडाउन किसमें होता है, 2H प्लस प्लस O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2H प्लस आया मतलब 2 प्लस चार्ज है तो 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है तो 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो 2 प्लस चार्ज है तो 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। और ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे P680 के पास। ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, P680 के पास। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। तो सनलाइट आया, सनलाइट ने P680 को एनर्जी दे दी। ठीक है, एनर्जी दे दी। अब उसके पास बंदर चाहिए, उस बंदर को ही वो जंप करा पाएगा। तो वो बंदर कहाँ से आता है, क्लेवरमैन की हेल्प से वाटर से लेके आता है। क्लेवरमैन वाटर को बोलता है चलो इसको बंदर दो। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, वाटर से आया, बट उसको एनर्जी कहाँ से मिली, सन से मिली। ठीक है। उसके बाद में उसको उसके बाद में वो कहाँ जाएगा, P680 में जाएगा। P680 की हेल्प से वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको कहाँ भेजेगा, PS1 के पास भेजेगा, वाया विद द हेल्प ऑफ ईटीएस। अब ईटीएस क्या बोलेगा, मैं बंदर को यहाँ से यहाँ लेके गया हूँ, तो इसके बदले मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एटीपी मिलेगा। अब इसने लास्ट में वापस से किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिया, बंदर को। ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या बोलेगा, मैं थोड़ी देर तक रख लूंगा, बट मेरा काम नहीं है इसको रखना। तो इसमें कौन स्टेप इन करता है, एनएडीपी। एनएडीपी बोलेगा चलो मैं लेके जाता हूँ बंदर को। एनएडीपी क्या करेगा, एनएडीपी रिडक्शन होगा और एनएडीपी प्लस बन जाएगा। ठीक है।
इसी पूरे रिएक्शन को, नॉन साइक्लिक रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज। इसको मतलब PS1 वाला जो ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? फोटो केमिकल फेज। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फोटोकेमिकल फेज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ NADP प्लस लास्ट में इसको एक्साइटर। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज ऑलवेज डाउन हिल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन बट नॉट यूज्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे? पास करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, बट दे आर नॉट यूज्ड अप। और जब एक से दूसरी जगह पे जाता है तो क्या होता है? उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि पहली जगह उसने बहुत मस्ती कर दी, थक गया, अगली जगह जाएगा, पहली जगह अगर 100% मस्ती कर पा रहा तो अगली जगह 80 ही कर पाएगा, उसकी अगली जगह 60 ही कर पाएगा। और कुछ एनर्जी किसने रख ली? ETS ने रख ली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइकिल की तरफ, साइक्लिक। साइक्लिक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, साइक्लिक आपको इसमें क्या बोलते हैं, सिर्फ मैं बताने के लिए बना रहा हूँ, आपको इसको स्टिकी नोट नहीं बनाना है इसका। ठीक है, ठीक है, फटाफट में बनाएंगे अपन 1 मिनट में। लाइट, लाइट किस पे गिरेगी? PS1 पे। PS1 इज P700। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वही वाटर से आएगा, वाटर से आएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, वाटर से आएगा इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो वाटर से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। अब हमने पढ़ा था इसके पास क्या नहीं है? PS2 नहीं है, और दूसरा क्या नहीं है? NADP रिडक्टेस नहीं है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ चले जाएगा? PS1 के पास ही चले जाएगा, अपने बाप के पास ही वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कोई लेने वाला ही नहीं है। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से जाएगा? ETS की हेल्प से। अगेन अगेन अगर ETS आया बीच में तो क्या बनेगा? ATP। ETS अपना कट कभी नहीं छोड़ता है, ETS अपना कट कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, ADP की हेल्प से क्या बनेगा? ATP फ्रॉम द ETS। ETS अपना कट कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं 2 रिएक्शन में। पहले कीमो, नहीं चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस, है ना। लाइट लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस फॉलोड बाय बायोसिंथेटिक पाथवे, फॉलोड बाय बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, लाइट रिएक्शन और द फोटोसिंथेसिस फॉलोड बाय बायोसिंथेटिक फेज। लाइट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले वाटर का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा इनटू, है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस। वाटर का ब्रेकडाउन होगा इनटू इलेक्ट्रॉन्स, H प्लस ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। तो लाइट रिएक्शन में पहला स्टेप क्या हो गया? फोटोलिसिस। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? 1 हो गया फोटोलिसिस। सेकेंड हो जाएगा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड क्लोरोप्लास्ट, आउटसाइड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो क्लोरोप्लास्ट के बाहर चले जाएगा। और जो थर्ड स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADP, सॉरी NADPH, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NAD से NADP। ठीक है, NAD से NADP, सॉरी H नहीं आएगा, NADP, NAD से NADP। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ NADP एंड ATP। बायोसिंथेटिक फेज में क्या होता है? बायोसिंथेटिक फेज में होता है फर्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADP। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADP। और सेकेंड हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ शुगर, फॉर्मेशन ऑफ शुगर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये कैसे होगा ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ शुगर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हम पढ़ेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये प्रूवन नहीं है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कि प्रेडिक्शन है कि ऐसा कुछ तो भी होता होगा। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी होता होगा। किसके अंदर हो रहा है ये? अगेन ग्रेना के अंदर। कहां पे हो रहा है? ग्रेना के अंदर। ठीक है, नॉट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, इट इज हैपनिंग इनसाइड द ग्रेना। ग्रेना के अंदर जो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो था ग्रेना है ना, ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है, सही ग्रेना बनाया था हमने ऐसा, है ना। तो ये जो ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है ना, ग्रेना के अंदर और ग्रेना की मेम्ब्रेन के बाहर, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? जैसे ये ग्रेना है तो ग्रेना के अंदर, ये ग्रेना हो गया पूरा अंदर सर्कल, है ना, ये पूरा ग्रेना हो गया। तो ग्रेना के अंदर और ग्रेना के बाहर, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन जो है उसका ये बन जाता है, अंदर हाइड्रोजन ज्यादा हो जाता है, बाहर हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ग्रेडियंट। तो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट बन जाता है। तो जो हाइड्रोजन है वो अंदर से निकल के बाहर आता है। तो जब अंदर से निकल के बाहर आता है मतलब गोज फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, तो उसको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा एनर्जी
बाहर रिलीज कर देता है वो, क्योंकि सपोज यहाँ पे वो 100% एक्साइटेड है और बाहर उसको 60 की ही जरूरत है, तो वो 40 क्या कर देगा, 40 को डोनेट कर देगा, तो वो उस डोनेशन से क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एटीपी। ठीक है, उस डोनेशन से क्या बन जाएगा, एटीपी, मतलब वो बैंक में चले जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास, अगर आपकी सैलरी 80,000 रुपए है, ठीक है, अगर आपके अकाउंट में 80,000 आया और आपका खर्चा 40,000 ही है, तो आप 40,000 को कहाँ डाल दोगे, इन द बैंक, है ना, एटीपी की फॉर्म में रिजर्व कर दोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर H प्लस की एनर्जी 100 है और बाहर आने का उसकी एनर्जी 60 ही चाहिए उसको काम करने के लिए, तो बचे हुए 40 कहाँ चले जाएगा, एज एन एटीपी बन जाएगा वो। ठीक है, और ये सब कौन से मेम्ब्रेन पे होता है, थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है ग्रेना में, उसके उसके वो बॉर्डर, वो एज एन ग्रेडियंट की तरह काम करता है, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो अब हमें अंदर H प्लस बढ़ाना पड़ेगा, है ना, अंदर हमें H प्लस बढ़ाना पड़ेगा। अब पहले हमने देखा था लाइट से फोटोलिसिस हो रहा था, फोटोलिसिस से क्या बन रहा था, H प्लस बन रहा था, है ना, फोटोलिसिस से क्या बन रहा था, H प्लस बन रहा था। अब जो फोटोलिसिस जो H प्लस बन रहा था ये वाटर से, जो H प्लस बन रहा था ये कहाँ पे बन रहा था, स्ट्रोमा में बन रहा था। कहाँ पे बन रहा था ये, स्ट्रोमा में। तो ये जो है स्ट्रोमा से कहाँ, H प्लस कहाँ जाएगा, स्ट्रोमा से जाएगा ग्रेना के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, देखो कैसे होता है। सो पहले 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। इट इज लिंक्ड, ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट, linked to development of proton gradient across a membrane, है ना, across a membrane। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या है, प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट हो गया ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया है इसके बारे में, इट रिक्वायर्स चार चीजें चाहिए इसको। सबसे पहला क्या चाहिए, मेम्ब्रेन, सबसे पहली चीज क्या चाहिए, मेम्ब्रेन। दूसरी चीज क्या चाहिए, प्रोटोन ग्रेडियंट। ठीक है, पहली की चीज क्या चाहिए, मेम्ब्रेन। दूसरी चीज क्या चाहिए, प्रोटोन ग्रेडियंट। तीसरा चीज चाहिए प्रोटोन पंप। और चौथी चीज जो चाहिए वो है एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस। ठीक है, समझ गए चार चीजें क्या क्या है। पहला चाहिए उसको मेम्ब्रेन, दूसरा चाहिए प्रोटोन ग्रेडियंट, पहला चाहिए मेम्ब्रेन, दूसरा चाहिए प्रोटोन ग्रेडियंट, तीसरा चाहिए प्रोटोन पंप, और चौथा चाहिए एटीपी सिंथेस। क्या चाहिए चौथा, एटीपी सिंथेस। ठीक है, मेम्ब्रेन, प्रोटोन ग्रेडियंट, प्रोटोन पंप और एटीपी सिंथेस, चार चीजें चाहिए। चलो अब हम लोग बनाते हैं इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम लोग इसका इमेज। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइट से स्टार्ट करते हैं हमेशा, है ना। नॉन साइक्लिक बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, नॉन साइक्लिक वाला पूरा, नॉन साइक्लिक नॉन साइक्लिक बनाना है यहाँ पे आपको। ठीक है, नॉन साइक्लिक बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लाइट लाइट किस पे गिर रही थी, सबसे पहले याद करो, PS2 पे, PS2 पे। ठीक है, फिर PS2 पे लाइट गिर रही थी तो उसकी PS2 क्या एक्साइट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा था। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जा रहा था, और उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास कहाँ, बाद में कहाँ जा रहा था, उसके बाद में कहाँ जा रहा था, ETS के पास जा रहा था, है ना। तो मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे बीच में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखनी है, और डायरेक्टली मैं क्या बना रहा हूँ, ETS। डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक्साइट होके ETS के पास। किसके पास जाएगा, ETS, क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ETS। और ETS से कहाँ जा रहा था वो इलेक्ट्रॉन, ETS से जा रहा था PS1 की तरफ, है ना। ETS से कहाँ जा रहा था, PS1 से जा रहा था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद वो क्या बन रहा था, क्या बना रहा था, NADP बना रहा था, है ना, NADPH बना रहा था, NADPH फ्रॉम NADP प्लस H प्लस, इसकी हेल्प से क्या बन जाएगा, NADPH। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ यूटिलाइज हो गया, है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ यूटिलाइज हो गया ना। तो हाइड्रोजन बाहर क्या हो गया, कम हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ यूटिलाइज हो गया पहला हाइड्रोजन। ठीक है, इसके लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे, NADP रिडक्टेज लगेगा, है ना, NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज लगेगा जो NADP से NADPH बना देगा फ्रॉम द PS1। अब बजाते अपन ETS में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया था ETS में, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ आ गया है। ठीक है, तो
अब ईटीएस में 3 चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? 3 चीजें। ईटीएस में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है प्लास्टोक्विनोन, पीक्यू। क्या होती है? प्लास्टोक्विनोन। सेकेंड चीज जो होती है वो होती है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम। और जो थर्ड चीज जो होती है वो होती है प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, समझ गए? पहली चीज क्या हो गई? प्लास्टोक्विनोन। पहली चीज क्या हो गई? प्लास्टोक्विनोन। दूसरी हो गई साइटोक्रोम और तीसरी हो गई प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो अब क्या होता है? ये तीनों ईटीएस के पार्ट है ना? ये तीनों जो है वो किसके पार्ट है? तीनों भी ईटीएस के पार्ट है ना? ईटीएस जो है ना, ईटीएस के बारे में लिखा है मैंने। ठीक है, तीनों प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, ये तीनों किसके पार्ट है? ईटीएस के पार्ट है। अब क्या होगा? बाहर जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर सपोज बाहर जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ प्लास्टोक्विनोन कहाँ चले जाएगा? स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, कहाँ चले जाएगा? स्ट्रोमा के अंदर। क्या जाएगा? हाइड्रोजन, है ना? तो बाहर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी कम हो गया हाइड्रोजन। तो येलो में जो मैंने बनाया है वहां से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, और जो मैं ब्लू में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लास्टोक्विनोन को क्या बोलेंगे? हम लोग H प्लस कैरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन को हम लोग क्या बोलेंगे? H प्लस कैरियर। प्लास्टोक्विनोन को हम लोग क्या बोलेंगे? H प्लस कैरियर। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन को H प्लस कैरियर। पूरा ईटीएस H प्लस कैरियर नहीं है, सिर्फ प्लास्टोक्विनोन इज H प्लस कैरियर। ठीक है, और हमने पढ़ा था वाटर जो था, वाटर का ब्रेकडाउन होगा कहाँ पे? इसके अंदर। ठीक है, वाटर का ब्रेकडाउन होगा विद द हेल्प ऑफ पीएच2 में, और ये क्या क्या बनाएगा? ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन जो कि वहां चले गए, प्लस H प्लस, है ना? प्लस H प्लस। तो ये अंदर एक H प्लस और ऐड हो गया, तो अंदर 2 H प्लस हो गए और बाहर 2 माइनस हो गए, है ना? बाहर 2 माइनस हो गए, H प्लस, 2 H प्लस कम हो गए बाहर, और अंदर H प्लस बढ़ गए। तो अंदर H प्लस जो बढ़ गए, है ना, ये H प्लस अंदर बढ़ते जा रहे हैं। सो हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन अक्यूमुलेशन। ठीक है, तो ये प्रोटॉन अक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है? ये प्रोटॉन अक्यूमुलेशन जो हो रहा है वो ग्रेना के अंदर हो रहा है ना? प्रोटीन अक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है? ग्रेना के अंदर हो रहा है। और जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, जब हम, ये तो हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटॉन अक्यूमुलेशन वो कहाँ होता है? आईएमएस में होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। कहाँ पे होता है? आईएमएस में होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एक्सेप्शन है, ये यहाँ पे काम का नहीं है, बट मैंने कंपैरिजन करके बताया है। ठीक है, वहां पे जो प्रोटॉन अक्यूमुलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटॉन अक्यूमुलेशन होता है वो कहाँ होता है? आईएमएस में होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेना के अंदर हो रहा है। ठीक है, अभी H प्लस के अंदर बहुत ज्यादा हो गए और बाहर कम है ना? बाहर डिक्रीज H प्लस है, अंदर इंक्रीज H प्लस है। तो अब ये क्या करेगा? ये यहाँ से बाहर जाएगा, H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा, H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, तो जब H प्लस यहाँ से बाहर जाता है, अंदर से बाहर जाता है, वाया कौन सा मेम्ब्रेन है? ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्रेना थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्रेना और थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो H प्लस जो है वो अंदर से कैसे जाएगा? बाहर जाएगा। ठीक है, तो अब वो कैसे जाएगा अंदर से बाहर? ये बाहर डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकता है, इसके पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। बट ईस्ट होता है ना, ईस्ट हमने बनाया होगा, ईस्ट अभी नहीं, बचपन में बनाया होगा 9th-10th में, ऐसा अपन उल्टा बनाना है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको बोलेंगे हम लोग CF0। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? CF0। और जो नीचे वाला है इसको बोलेंगे CF1। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? CF1, CF0 और CF1। हाँ, तो जो CF1 होता है ना, इसके पास होता है ATP सिंथेस। क्या होता है इसके पास? ATP सिंथेस, एंड इट इज टुवर्ड्स स्ट्रोमा, टुवर्ड्स स्ट्रोमा। पढ़ा ना हमने? देखो ये ब्लैक लाइन ग्रेना की लाइन हो गई है, तो इसके अंदर ग्रेना है, तो इसके बाहर ये इस तरफ क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा हो जाएगा, है ना? तो स्ट्रोमा में क्या H प्लस कम है, ग्रेना के अंदर H प्लस ज्यादा है।
तो मतलब ल्यूमेन में H प्लस ज्यादा है, ल्यूमेन में H प्लस ज्यादा है और स्ट्रोमा में H प्लस कम है। तो जब ल्यूमेन से H प्लस स्ट्रोमा की तरफ आएगा तो क्या क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। क्या बनेगा, एटीपी। कहाँ पे बनेगा, CF0 या CF1 में, CF1 में। CF1 is present towards the stroma, CF1 is present on the grana but towards the stroma। उसके पास कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिंथेज। क्या बनेगा यहाँ पे, एटीपी फ्रॉम एडीपी, है ना। और कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पे, एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज। इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड, ट्रांस मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ H प्लस, ट्रांस मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ द H प्लस, TFD बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोल सकते हैं, TFD। शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, TFD। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ द H प्लस, TFD ऑफ H प्लस। ठीक है, अब ये जो फोटोलिसिस हुआ है ना यहाँ पे, ये वाटर का जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये कौन से मेम्ब्रेन पे हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन पे हुआ है, इनर मेम्ब्रेन पे हुआ है, इनर मेम्ब्रेन पे। कौन से मेम्ब्रेन पे हुआ है, इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, और ये जो PS1 और ये सब ये प्रेजेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रेना लेमिले पे। कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रेना लेमिले। PS1 जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रेना लेमिले। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल्विन केल्विन साइकिल। क्या पढ़ने वाले हैं, मेल्विन केल्विन, मतलब कि डार्क फेज, बायोसिंथेटिक फेज जो हमने पढ़ा था ना, लाइट फेज पढ़ा था, डार्क फेज पढ़ा था। डार्क फेज मतलब बायोसिंथेटिक फेज। अब हम पढ़ेंगे बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज में क्या होता है, शुगर का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, शुगर का प्रोडक्शन होता है, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ NADP, यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADPH, utilization of ATP and NADPH and formation of sugar, CO2 and water, formation of sugar, CO2 and water and utilization of ATP and NADPH। तो हम लोग पढ़ेंगे मेल्विन केल्विन साइकिल, मतलब कि डार्क रिएक्शन। अब मेल्विन केल्विन साइकिल occurs in all photosynthetic plant, all photosynthetic plant, all photosynthetic plant मतलब कि जिनके अंदर भी क्लोरोफिल ए है, उन सबके अंदर, मतलब प्रोडक्शन ऑफ शुगर, खाना यही बनेगा। ऑल C3 एंड C4 प्लांट्स। ठीक है, दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, C3 और C4। ठीक है, जो एक्सट्रीम सिचुएशन में काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं C4। जो एक्सट्रीम सिचुएशन में जो प्लांट्स रहते हैं ना, उनको हम बोलते हैं C4। और जो जनरल कंडीशन में जो प्लांट्स रहते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं C3। जो जनरल कंडीशन में रहते हैं ना, नॉर्मली जो घर के बारे में दिख रहे हैं, वो सब C3 है। C4 कहाँ मिलेंगे, एक्सट्रीम्स में मिलेंगे। तो अब C3 मेल्विन केल्विन जो साइकिल है ना, उसको बोलते हैं हम लोग C3। मेल्विन केल्विन कौन सी साइकिल हो गई, C3। मेल्विन केल्विन कौन सी साइकिल हो गई, C3। अब C3 कौन से प्लांट्स में मिलेगा, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में। ठीक है, C3 ऑकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, C3 एज वेल एज C4। अगर उसको हम लोग देख, अगर प्लांट को हमने बोला C3 तो उसके अंदर ओनली C3 होगा। बट अगर हमने प्लांट को बोला है C4 प्लांट, तो उसके अंदर C3 प्लस C4 दोनों होगा। ठीक है, अगर C3 बोला तो उसमें सिर्फ C3 होगा, बट अगर हमने C4 बोला तो उसके अंदर C3 और C4 दोनों होगा। क्यों, क्योंकि जो C3 है ना, C3 का ही काम है खाना बनाना, C3 से ही खाना बनेगा। ठीक है, ये कौन से सेल्स में होता है, मीजोफिल सेल्स में होता है। कौन से सेल्स में होता है, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल जो सेल्स होते हैं ना, उसी के अंदर मेल्विन केल्विन साइकिल होगी। ठीक है, एट द रेट मीजोफिल सेल्स। क्या चीज, मेल्विन केल्विन साइकिल C3 कौन से सेल्स में होगी, मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, अब इसमें आपको निमोनिक क्या याद रखना है, ये निमोनिक याद रखना है आपको, रूबी रूबी पागल। ठीक है, तो निमोनिक क्या बनेगा, रूबी पागल ट्रिप। निमोनिक क्या बनेगा, रूबी पागल ट्रिप, रूबी पागल ट्रिप। मतलब हम लोग ट्रिप पे गए थे, हम लोग किसको लेके गए, रूबी को, जो कि पागल है। ठीक है, अब ट्रिप पे अगर आप पागल को लेके जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा ना, बार बार रिपीटेडली रेगुलरली उसका केयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा केयर्ड रेगुलरली, केयर्ड रेगुलरली। ठीक है, रूबी पागल ट्रिप केयर्ड रेगुलरली। तो केयर्ड में CA आ जाएगा यहाँ पे, RED आ जाएगा यहाँ पे, और रेगुलरली आ जाएगा यहाँ पे।
ट्रिप से क्या बनेगा वापस से रूबी, ठीक है। रूबी पागल ट्रिप की साइकिल चलती रहेगी और कैड रेगुलरली। तो कैसे बनेगा देखो, अगर हम इसको शॉर्ट में बनाएंगे, बड़े बड़े में भी बनाएंगे, बट पहले एक बार मैं शॉर्ट में बना देता हूँ। रूबी, रूबी से बनेगा पागल, पागल से बनेगा ट्रिप, और ट्रिप से वापस से बनेगा रूबी, ठीक है। और एंजाइम्स क्या क्या लगेंगे, सॉरी रिएक्शंस क्या क्या होंगे, कैड CA मतलब कि कार्बोक्सिलेशन, RED मतलब कि रिडक्शन, एंड रेगुलरली मतलब कि रीजनरेशन, ठीक है। कैड रेगुलरली, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अब हम मेन साइकिल बनाते हैं। मेन साइकिल कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा रूबी, रूबी इज 5 कार्बन, रूबी इज 5 कार्बन, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, इसको हम लोग बोलेंगे कीटोज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कीटोज। रूबी 5 कार्बन, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कीटोज, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कीटोज, ठीक है। इससे क्या बनेगा, हमने बना सबसे पहले रूबी पागल, रूबी पागल, पागल में बनेगा 3 PGA, 3-PGA। अब यहाँ पे 3-PGA में 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है 3 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन होंगे इसके पास, 3 कार्बन। इसके पास कितने कार्बन थे, 5 कार्बन। इसके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 2 कहाँ गए, 2 कहीं नहीं गए, एक और ऐड हुआ और ये 2 मॉलिक्यूल बन गए, एक और ऐड हुआ और 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो एक और ऐड हुआ मतलब कि क्या ऐड हुआ, एटमोस्फियरिक CO2, ठीक है। एक और क्या ऐड हुआ, एटमोस्फियरिक CO2। तो हमने सबसे पहला क्या रिएक्शन पढ़ा था यहाँ पे, कौन सा रिएक्शन होगा, कार्बोक्सिलेशन, है ना। तो कार्बोक्सिलेशन में समझ गया, CO2 ऐड हो गया, कार्बोक्सिलेशन मतलब कि CO2 ऐड हो गया, ठीक है। CO2 के साथ हम लोग और क्या ऐड करेंगे, वाटर। CO2 के साथ हम लोग और क्या ऐड करेंगे, वाटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन। इसमें एक एंजाइम लगता है, कौन सा एंजाइम लगता है, रूबिस्को, रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को। इसमें CO का मतलब क्या है, CO का मतलब है कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, किसका मतलब हो गया ये, CO का, ठीक है। CO का मतलब क्या हो गया, कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। रूबी से कार्बोक्सिलेशन हो गया तो 2,3-PGA, 2,3-PGA से बनेगा ट्रिप, बना था ना ट्रिप, ट्रायोज फॉस्फेट, क्या बनेगा, ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है। ट्रायोज फॉस्फेट से क्या बनेगा वापस से, रूबी बन जाएगा, है ना। ट्रायोज फॉस्फेट से क्या बनेगा वापस, रूबी बन जाएगा। तो 3 PGA से ट्रायोज फॉस्फेट, तो इसके बीच में क्या होता है, रिडक्शन। सेकेंड स्टेज क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन हमने पढ़ा था, इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADPH। तो यहाँ पे क्या यूटिलाइज हो जाएगा, 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH। 2 क्यों हो जाएगा, होगा एक्चुअली एक ही, एक साइकिल में एक होगा, तो 2 साइकिल में कितने हो जाएंगे, क्योंकि दो दो 3 PGA आ गए ना, 2 3 PGA आ गए, तो इसलिए 2 ATP 2 NADPH, एक 3 PGA के लिए एक ATP, 1 3 PGA wants 1 ATP, 2 3 PGA requires 2 ATP and 2 NADPH। और इसके बाद में थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या है, वापस से इसको रिक्रिएट करना है ना, रिक्रिएट करना है। अब आपको कुछ भी चीज रिक्रिएट करनी है तो आपको क्या लगेगा, कोई भी चीज अगर रिक्रिएट करनी है तो ताकत लगेगी ना, एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे एक ATP का यूटिलाइजेशन होगा, कितने ATP का, एक ATP का।
अब जो ट्रायोस फॉस्फेट है ना, इसको बोलेंगे अपन स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। और इस ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बनेगा? स्टार्च और शुगर। ठीक है, स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट है कौन? ट्रायोस फॉस्फेट, और उससे क्या बनेगा? शुगर और स्टार्च। रिडक्शन हो गया 2 एटीपी 2 NADPH, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2 एंड वाटर। अब इसी के सेंटर में, साइकिल के सेंटर में आपको लिखना है एक साइकिल में क्या क्या होगा। एक साइकिल मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वन रूबिस्को, वन रूबी 5 कार्बन, जो रूबी है ना, वन आई एम टॉकिंग अबाउट वन रूबी। ठीक है, नॉट 1 PG है, 1 PG में 1 ATP 1 NADPH लगेगा। चलो एक काम करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 1 PG में क्या लगेगा? कंफ्यूज मत होते, कंफ्यूजन हो जाएगा। अपन एक रूबिक से ही लेते हैं। वन साइकिल, वन साइकिल मतलब वन रूबी, वन साइकिल मतलब वन रूबी। ठीक है, तो एक साइकिल में कितने CO2 लगे? सबसे पहले CO2 से स्टार्ट करेंगे अपन। कितने CO2 लगे? एक CO2 लगा एक साइकिल में, वन CO2। ATP कितनी लगी? पहले दो, NADPH कितना लगा? 2 NADPH। और ATP कितनी लगी? पहले 2 ATP लगी, उसके बाद में 1 ATP लगी, है ना। दोनों मिला के कितनी ATP हो गई? 3 ATP। ये एक साइकिल का हो गया। तो अगर अपन एक ग्लूकोज की बात करेंगे, एक ग्लूकोज के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे? 6 साइकिल लगेंगे, है ना। एक ग्लूकोज के लिए 6 साइकिल लगेगी, मतलब कि 6 CO2, 18 ATP और 12 NADPH। ठीक है, समझ गया। एक साइकिल पे अलग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन या तो एक साइकिल पे आएगा या एक ग्लूकोज पे आएगा। ठीक है, एक ग्लूकोज में 6 साइकिल, 6 साइकिल मतलब 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH, और एक साइकिल मतलब कि एक रूबी, एक रूबी मतलब कि एक CO2, 2 NADPH, 2 + 1 ATP, टोटल 3 ATP। देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना है दैट इज 3 PG है, दैट इज 3 PG एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन। इसके पास 3 कार्बन है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? C3 बोलते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। अगर इसके पास 3 कार्बन नहीं होते, 2 कार्बन होते तो हम लोग बोलते C2 साइकिल, और 4 कार्बन होते तो बोलते C4 साइकिल। मतलब कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है उसमें कितने कार्बन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C3 साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? C3 साइकिल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 PG है विच कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे C3 साइकिल। अब C4 में क्या होता है? मैंने क्या बोला? C4 में भी क्या क्या होगा? C3 भी होगा, C4 भी होगा, है ना। C4 में C3 और C4 दोनों होगा। C3 is responsible, C3 is Melvin Kelvin cycle which is responsible for the production of the sugar or the starch। अब आ जाते हैं हम लोग C4 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। C4 का दूसरा नाम, C3 का नाम था केल्विन मेल्विन, मेल्विन केल्विन। C4 का नाम है H and Slack pathway, H and Slack pathway। H and Slack pathway में क्या होता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज OAA, जिसके अंदर होते हैं 4 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसके अंदर कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज OAA, 4 कार्बन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये कहा मैंने आपको ना, सारी डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट प्लेसेस है ना, वहीं पे होगा। जैसे कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे रिस्पॉन्स टू हीट, हाईलाइट इंटेंसिटी चाहिए होगी प्लांट्स को, और हाई टेम्परेचर में काम करेंगे। ठीक है, मतलब दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, दे वर्क्स एट द हाईलाइट इंटेंसिटी ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। कौन? C4 प्लांट। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने बस इतना दिमाग में रख लो कि C4 प्लांट वर्क्स इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है मेज एंड सोरगम, मेज एंड सोरगम। ठीक है, अब देखो लीफ में क्या होता है, हमने पढ़ा था लीफ के अंदर, लीफ के एनाटॉमी जब हमने पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था लीफ के अंदर दो, एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है ना। अपर था अडेक्सियल, बीच में था मीजोफिल्स मतलब मिडल, मिडल के अंदर 2 था, है ना।
तो उसमें से एक था मेसोफिल सेल्स और नीचे की तरफ था अबैक्सियल। अबैक्सियल इज बिलो एंड बहुत सारा स्टोमेटा, अडैक्सियल इज अबव एंड नो स्टोमेटा। मेसोफिल सेल्स, ठीक है, और मिडल में मेसोफिल सेल्स और वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल मेसोफिल सेल्स में दो थे, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा एंजाइम पढ़ा था? रूबिस्को। कौन सा एंजाइम पढ़ा था? रूबिस्को। इट वर्क्स एट कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये पेलिसेड्स और स्पॉन्जी, इनके अंदर एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? पेपकेस। पेपकेस किसमें होता है? मेसोफिल सेल्स में, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। इसके अंदर क्या होता है? पेपकेस। उसका क्या काम होता है? फिक्सेशन ऑफ CO2। फिक्सेशन ऑफ CO2। यहाँ पे कौन कर रहा था फिक्सेशन ऑफ CO2? रूबिस्को। रूबिस्को जब था तब रूबिस्को ने रूबी प्लस एटमोस्फेरिक कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रूबी को रूबिस्को ने 3 PGA बनाया। तो यहाँ पे सेम जो फिक्सेशन ऑफ CO2 का काम कौन करता है? पेपकेस करता है। बट कौन से सेल में करता है वो? मेसोफिल सेल्स में, पेलिसेड और स्पॉन्जी। यहाँ पे कौन से सेल्स में हो रहा था? यहाँ पे ये सब कुछ मेसोफिल सेल्स में ही हो रहा था। ठीक है, तो देखो C3 के मेसोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम होगा? रूबिस्को। C4 के मेसोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम होगा? पेपकेस, है ना। C4 के मेसोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम होगा? पेपकेस। रूबिस्को नहीं होगा। अब इनके वेस्कुलर बंडल में क्या होता है? जो इनका वेस्कुलर बंडल होता है वो सेंटर में होता है, वी भी लिख देता हूं मैं उसको। ये वेस्कुलर बंडल हो गया। तो इसके अराउंड बहुत सारे छोटे 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 सेल्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये वेस्कुलर बंडल हो गया सेंटर में। तो इसके अराउंड जो सेल्स है उसको हम लोग बोलेंगे बंडल शीथ सेल्स। क्या बोलेंगे? बंडल शीथ सेल्स और BSC। बंडल शीथ सेल्स और BSC। ठीक है, इनके चलो फीचर्स क्या क्या है बंडल शीथ सेल्स के? सबसे पहला फीचर्स है क्रेन्स एनाटॉमी। रेथ लाइक अरेंजमेंट, है ना, क्राउन लाइक अरेंजमेंट। क्राउन जैसे होता है ना, रेथ अरेंजमेंट। वो पगड़ी नहीं बांधते, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते, सेम वैसे ही बंडल शीथ सेल्स जो है वो वेस्कुलर बंडल के अराउंड ऐसे गोल 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 प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी और रेथ लाइक अरेंजमेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा इनके पास? लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या हो गया? क्रेन्स एनाटॉमी, रेथ लाइक अरेंजमेंट, BSC अराउंड वेस्कुलर बंडल। सेकंड पॉइंट क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थर्ड क्या होगा? थिक वॉल विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट क्या होगा? दे हैव, कौन सा एंजाइम होगा? रूबिस्को। इनके पास कौन सा एंजाइम होगा? रूबिस्को। यहाँ पे रूबिस्को का काम क्या है? फिक्सेशन ऑफ CO2 है क्या? नहीं, यहाँ पे रूबिस्को का काम होगा, मतलब फिक्सेशन ऑफ CO2 तो है बट C3 साइकिल में होगा और स्टार्च बनाना, स्टार्च प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूबिस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर दो। रूबिस्को C3 स्टार्च प्रोडक्शन, रूबिस्को C3 स्टार्च प्रोडक्शन। ठीक है, पेपकेज इज एब्सेंट, नो गैस एक्सचेंज। यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा क्या? नहीं होगा। पेपकेज होगा क्या? नहीं होगा। पेपकेज किस में होगा? मेसोफिल सेल्स में होगा। वेस्कुलर बंडल में पेपकेज होगा? नहीं होगा। ठीक है, दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी। तो देखो अब हम इसका मैकेनिज्म कैसा होता है वो देखते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो सेल है ये है मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स। ये वाला जो सेल है वो है बंडल शीट सेल्स। इसको BSC लिख देता हूँ मैं, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखता हूँ। BSC सराउंड्स वेस्कुलर सिस्टम,
सराउंड वेस्क्यूलर सिस्टम। अब मेरे को बता मेसोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था? पेप्केज था, मैंने पेप्केज लिखा था ना। चलो पहले पेप्केज बाद में पढ़ेंगे। क्या होता है अब यहाँ पे सपोज एटमॉस्फेरिक CO2 है, एटमॉस्फेरिक CO2 किसके अंदर आएगा? मेसोफिल सेल्स में आएगा, है ना। स्टोमेटल पोर ओपन होगा तो लाइट आएगा और एटमॉस्फेरिक CO2 आएगा। वो इसके अंदर आते ही क्या बन जाएगा? HCO3- बन जाएगा विच इज अनस्टेबल, है ना। HCO3- बन जाएगा विच इज अनस्टेबल। तो इसको तुरंत पेप्केज ले लेगा। कौन ले लेगा? पेप्केज विच इज एन एंजाइम। और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वो C4 एसिड में। C4 एसिड विच इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन कन्वर्ट करेगा? कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करेगा? पेप्केज। फर्स्ट फिक्सेशन ऑफ CO2, फर्स्ट फिक्सेशन ऑफ CO2 डन बाय पेप्केज, है ना। पेप्केज क्या करेगा? जो बाइकार्बोनेट ये बाइकार्बोनिक एसिड है HCO3- जो है उसको तुरंत किस में कन्वर्ट कर देगा? C4 एसिड में, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है उसका ट्रांसपोर्ट किस में हो जाएगा? बंडल शीट सेल्स में। C4 एसिड बंडल शीट सेल्स, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक इज द फर्स्ट स्टेबल एसिड, बट ये क्या करता है? ये और दूसरे एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि माल्टिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। माल्टिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C4। किस में ट्रांसफर हो जाएगा? वो बंडल शीट सेल्स में चले जाएगा। एक सेल से दूसरे सेल में जैसे सेल ये ट्रांसफर होता है उसकी वाया किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? ये प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अब क्या होगा? जो C4 एसिड है ना इसका कन्वर्जन हो जाएगा C3 एसिड में। किसमें कन्वर्जन हो जाएगा? C3 एसिड में। तो C4 4 कार्बन था, C3 3 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा? CO2 रिलीज हो जाएगा। कहाँ पे रिलीज हुआ? वेस्क्यूलर बंडल शीट सेल्स में, ठीक है। अब ये C3 एसिड वापस से कहाँ चले जाएगा? इसके अंदर चले जाएगा C3 एसिड। और इसके अंदर जाने के बाद C3 एसिड क्या बन जाएगा? पेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेप। वापस से पेप का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? C4 एसिड में हो जाएगा। पेप प्लस HCO3- प्लस पेप्केज एंजाइम, तीनों मिलके क्या बनाएंगे? C4 एसिड। तो इसके अंदर सबसे पहला CO2 एक्सेप्टर कौन हो गया? पेप, है ना। तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स, ठीक है। C3 और C4 में डिफरेंस समझ में आ गया। C4 प्लांट्स में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? पेप। तो पेप क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, मतलब HCO3- को लेगा विद हेल्प ऑफ एसिड, विद हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज एन पेप्केज। उससे क्या बन जाएगा? C4 एसिड बन जाएगा विच इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर उसका कन्वर्जन हो जाएगा माल्टिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड में। और फिर वो तीनों में से कोई भी एक एसिड ट्रांसपोर्ट किसमें होगा? बंडल शीट सेल्स में। बंडल शीट सेल्स में ट्रांसफर होने के बाद वो C4 एसिड का कन्वर्जन होगा C3 एसिड में, और क्या रिलीज होगा? CO2 रिलीज होगा, है ना। तो CO2 एटमॉस्फेरिक CO2 से मेसोफिल सेल्स में आया, मेसोफिल सेल से बंडल शीट सेल्स में गया, ठीक है। अब वहां पे जो बंडल शीट सेल में C3 एसिड बना है वो वाया प्लाज्मोडेस्माटा, वापस से प्लाज्मोडेस्माटा के हेल्प से वापस से वो कहाँ जाएगा? मेसोफिल सेल्स में। फिर मेसोफिल सेल्स में वो C3 का कन्वर्जन होगा पेप में। पेप क्या करेगा? फिर से मार्केट से एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा और किसमें बन जाएगा? C4 एसिड में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो CO2 रिलीज हुआ है, यहाँ पे ये जो CO2 रिलीज हुआ है इसके साथ क्या होगा? ये CO2 चले जाएगा C3 साइकिल में। कहाँ चले जाएगा? C3 साइकिल। C3 साइकिल के लिए कौन सा एंजाइम लगता है? रूबिस्को, ठीक है। तो मेसोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम रहेगा? पेप्केज। रूबिस्को इज एब्सेंट। यहाँ पे बंडल शीट सेल्स में कौन सा एंजाइम रहेगा? पेप्केज। पेप्केज एब्सेंट रहेगा, कौन सा रहेगा? रूबिस्को, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे? फोटो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग कौन से साइकिल बोलते हैं? C2 साइकिल। C2 साइकिल एंड हैपेंस ओनली इन C3, नॉट इन C4, ठीक है। तो देखो दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स। यहाँ पे हमने लिखा था C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स। C4 में क्या क्या हो रहा था? C4 में C3+C4 हो रहा है। और C3 में क्या होता है? C3 में C3 होता है और C2 होता है। C2 सब में नहीं होता है, C2 सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में होता है, कुछ ही केसेस में होता है, ठीक है। तो C3 में क्या होता है? C3 में C3 और C2 होता है। और C4 में क्या होता है? C4 में C3 और C4 होता है। बट C4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो C3 है ना,
C3 is responsible for the production of starch. So C3 तो दोनों में कंपलसरी होगा ही होगा, बट C3 में C3 तो हमेशा होगा ही होगा, बट C2 कभी कभी प्रेजेंट होता है, प्लस और माइनस क्या C2, ठीक है। C3 में C2 इज प्लस माइनस। सो जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है C2 साइकिल बोलते हैं इसको हम लोग, तो इट इज ओनली इन C3, C4 में नहीं होगा ये, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या आता है कि हमने एक एंजाइम पढ़ा था, कौन सा एंजाइम पढ़ा था, रूबिस्को। इसके अंदर हमने सी में पढ़ा था, CO में पढ़ा था, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। इट इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा, द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन द वर्ल्ड थ्रू द एटमोस्फियर, थ्रू द वर्ल्ड इज रूबिस्को। CO में हमने पढ़ा है कि इट इज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। सो इट हैज एन bind to both CO2 and O2, bind to both CO2 and O2 and competitive है, competitive binding होता है, and it has a more affinity for CO2 more than oxygen। CO2 को अफिनिटी ज्यादा है, मतलब अगर सपोज एटमोस्फेयर में 100 CO2 है और 100 ऑक्सीजन है, तो वो पहले सारे के सारे 100 CO2 यूज करेगा, जब CO2 सारे के सारे खत्म हो जाएंगे तो वो ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, समझ में आया। तो इट इज हैविंग मोर एफिनिटी फॉर CO2 देन ऑक्सीजन। सो क्या होता है कि हम सपोज हमारे पास रूबी है, रूबी है ना, RUBI, जब रूबी मार्केट में प्रेजेंट है, तो अब अगर सपोज अगर CO2 है, CO2 है विथ रूबिस्को है, तो ये बनाएगा 3PGA के 2 मॉलिक्यूल, है ना। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और रूबिस्को है, तो वो बनाएगा 3PGA के 2 मॉलिक्यूल। बट अगर हमारे पास एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, सपोज एटमोस्फियर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो अब रूबिस्को क्या बोलेगा कि मेरे को तो कार्बन, मतलब अभी जैसे नॉर्मली डे टाइम में क्या होता है, CO2 इज मोर देन ऑक्सीजन, CO2 इज मोर देन ऑक्सीजन, तो इसलिए वो CO2 को यूटिलाइज करेगा और 3PJ के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, है ना। बट सपोज एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सपोज मार्केट में ज्यादा हो गया, एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये 5 कार्बन था, ये CO2 ऐड हुआ तो ये 6 कार्बन हो गए टोटल, 3 × 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 3 कार्बन का PGA मिलेगा अपने को और एक 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलेगा, 2 कार्बन, ठीक है। एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट इज यूजलेस, नो शुगर, नो ATP सिंथेसिस, फॉस्फोग्लाइकोलेट इज यूजलेस, तो हमारी आधी एनर्जी वेस्ट हो गई, है ना। हमारी जो हमारी कैपेसिटी थी, जो प्लांट की कैपेसिटी थी, ताकत थी, वो कम हो गई, किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो रूबिस्को के पास ऑक्सीजन भी लेता है, वो CO2 भी लेता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि एटमोस्फियर में अगर ऑक्सीजन होगा भी, C4 में, ये हम C4 की बात कर रहे हैं, एटमोस्फियर में अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो भी जाएगा और CO2 कम भी हो जाएगा, तो भी यहाँ पे रूबिस्को तो है नहीं, रूबिस्को तो है नहीं, तो ऑक्सीजन को कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, ऑक्सीजन यूटिलाइज ही नहीं होगा, तो जितना भी CO2 होगा पूरा 100% CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और पूरा का पूरा C4 एसिड यहाँ ट्रांसफर होगा, और फिर C4 एसिड से CO2 निकलेगा, तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, नो चांस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकता, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकता, तो कभी भी यहाँ का रूबिस्को हमेशा CO2 को ही लेगा, और C3 साइकिल में हमेशा मतलब हमेशा C3 साइकिल ही होगा, C2 साइकिल होगा ही नहीं, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन C4। क्यों, क्योंकि रूबिस्को जहाँ प्रेजेंट है वहां ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकता है। बट C3 में क्या होता है, C3 में क्या होता है कि जो मेसोफिल सेल्स है उसी के अंदर रूबिस्को होता है ना, रूबिस्को C3 में मेसोफिल सेल्स में ही रूबिस्को होता है, और रूबिस्को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर CO2 और ऑक्सीजन दोनों के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, इसको आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करके याद करने की कोशिश करना। इन C3 रूबिस्को बाइंड्स टू CO2 and O2
but in very less quantity to O2. So CO2 fixation is slightly decreased. So इसका मतलब क्या है? सपोज एटमॉस्फेयर में 100 CO2 है और 100 ऑक्सीजन है, ठीक है? यहाँ पे रुबीस को आएगा और हमारे पास 100 रुबीस को है। कितने रुबीस को है? 100 रुबीस को है। तो क्या करेगा? 97 तो CO2 लेगा और 3 ऑक्सीजन ले लेगा। तीनों को दोनों का मिला के हो जाएगा 100। समझा? तो रुबीस को अपने 100 कैसे यूटिलाइज करेगा? 97 तो CO2 ले लेगा और 3 ऑक्सीजन ले लेगा। ऐसे मिला के हो जाएंगे 100। तो जहाँ पे 100 रुबीस को 100 के 100 को C3 में जाना चाहिए था, तो बट 97 ही C3 में गए और 3 किस में चले गए? C2 में चले गए। तो इसकी एफिशिएंसी कम हो गई, ठीक है? C4 में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 में कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है। C4 की प्रोडक्टिविटी बेटर क्यों होती है? क्योंकि कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं है और उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर होनी भी चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर लिविंग इन द एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर, डिफिकल्ट एनवायरमेंटल सिचुएशन लाइक हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर एंड ड्राई एंड क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, इसलिए उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर फोटो रेस्पिरेशन होने लग जाएगा तो उनकी एफिशिएंसी और कम हो जाएगी, उनके पास ऑलरेडी और कम रिसोर्सेस, इसलिए भगवान ने उनका ऐसा मॉडिफाई किया कि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो ही नहीं।